नाज़रीन, सलाम लाहौर। सिटी 10 में मैं हूँ आपकी मेज़बान सीमल हाशमी, इस दुआ के साथ कि आपका आज का दिन अच्छे तरीके से गुजरे। और नाज़न, कल बारिश का जो इम्कान जाहिर किया जा रहा था, हब्स ने उसको जिक्र लिया और बारिश नहीं हो सकी, लेकिन आज ये इम्कान जाहिर किया जा रहा है और ज़्यादा जो है वो पेशगोई की गई है कि आज ज़रूर बारिश होगी। देखते हैं। मुझे ये लगता है कि हमेशा जब भी मैं प्रोग्राम में अच्छे मौसम की खुशखबरी सुनाती हूँ या बारिश का कहती हूँ, महकमा मौसमियात की पेशगोई जो है वो गलत साबित हो जाती है और बारिश नहीं होती। लेकिन आज मैं जेन्युइनली दुआ कर रही हूँ कि बारिश हो जाए ताकि मौसम खुशगवार हो जाए। बहुत बुरा हाल था कल शहरियों का, गर्मी की वजह से, हब्स की वजह से, और फिर हवा बंद हो गई थी जिसकी वजह से काम करना बहुत मुश्किल हुआ था। मौसम की सूरत हाल पर नजर डालते हैं और टेम्परेचर आपको बताते चलें। सुबह 6 बजे के करीब 31 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, 9 डिग्री सेंटीग्रेड और 12 बजे 35 डिग्री सेंटीग्रेड। 3 बजे 34 डिग्री सेंटीग्रेड एक्सपेक्ट किया जा रहा है, 6 बजे 35 और रात 9 बजे 31 डिग्री सेंटीग्रेड। और स्केल के मुताबिक अगर बात करें तो 3 बजे के करीब कहा जा रहा है कि मूसलाधार बारिश का इम्कान है। आई रियली होप आज बारिश हो, मौसम खुशगवार हो। टुडेज इवेंट में आज हमारे पास बच्चों का इवेंट है जी, किड्स बेकिंग एंड डेकोरेटिंग कोर्स जुलाई 2016, और इसकी जो प्लेस है DHA फेज़ 3 स्ट्रीट नंबर 6 197 XXX। और इसमें आप अपने फैमिली और गेस्ट को इम्प्रेस कर सकते हैं खूबसूरत और माउथ वाटरिंग कपकेक्स बनाकर। उसमें आपको डेकोरेशन सिखाई जाएगी, प्रेजेंटेशन सिखाई जाएगी, जो आई थिंक बहुत ज़्यादा मैटर करती है। आगे बढ़ते हैं, टॉप स्टोरीज की तरफ चलते हैं। डेली सिटी 42 की आज की हमारी लीड स्टोरी, अपने ही मुहाफिजों से खौफ, अहम शख्सियात के 200 गार्ड्स का मेंटल अस्पताल में मुआयना करवाया गया। सेंट्रल इंडिकेशन सिस्टम नामंजूर, यंग डॉक्टर्स का शदीद एहतजाज, असेंबली में घुसने की कोशिश, बदतरीन ट्रैफिक जैम। 6 माह से लाहौर से अरबों रुपए की गाड़ियां, मोटरसाइकिलें चोरी हुई। और महकमा स्कूल्स एजुकेशन के लिए 50 नई गाड़ियां खरीदने की इजाजत दे दी गई। ये थी हमारी टॉप स्टोरीज, इनको हम डिस्कस करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ सिटी 42 के सीनियर रिपोर्टर्स रिजवान नकवी और उमर असलम मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप दोनों को खुश आमदीद कहेंगे। आज की हमारी लीड स्टोरी, अहम शख्सियात के जो 200 गार्ड्स हैं जो उनकी सिक्योरिटी पर मामूर हैं, उनका मेंटल अस्पताल से मुआयना कराया जाएगा ताकि वो देखा जा सके कि साइकोलॉजिकली कौन से लेवल पर स्टैंड करते हैं। अपने ही मुहाफिजों से अब खौफ पैदा हो रहा है। सिमल, बिल्कुल ये सूरत हाल जो है वो साबिक गवर्नर पंजाब सलमान तासीर की असैसिनेशन के बाद से शुरू हुई थी, और उसके बाद जो है VIPs अपने गार्ड से कतराने लगे थे कि उन्हें खदशात पैदा हो गए थे कि मजहबी रुझानात की वजह से या किसी स्पेसिफिक ख़ास किस्म के बैकग्राउंड की वजह से। अब तो पॉलिटिकली भी बहुत ज़्यादा इंतशार नजर आना उन्हें, ताकि उनके गार्ड जो हैं वो किसी ऐसा उनको नुकसान ना पहुँचाएं। तो इस पे ये कल इरफान मलिक साहब ने हमारी लीड स्टोरी जो आज के डेली सिटी 42 में पब्लिश हुई है, उन्होंने ये खबर दी थी कि 200 ऐसे गार्ड्स हैं जो कि VIPs की सिक्योरिटी पे तैनात हैं, स्पेशल ब्रांच से इनका ताल्लुक़ है। तो इनका मुआयना जो है वो मेंटल अस्पताल से कराया जा रहा है, और एक हेप्नाटाइज़र जो हैं उनके मजहबी रुझानात, उनका फैमिली बैकग्राउंड और उनका उठना बैठना कैसे लोगों में है, इन सारे उमूर का जायज़ा ले रहे हैं। रिजवान साहब देखिए, जब आप बात करते हैं कि उनका जो मेंटल उनका जो है वो इलाज करवाया जाएगा, वहाँ पर चेकअप करवाया जाएगा कि उनकी कितनी पोजीशन है, तो साथ ही साथ इस एस्पेक्ट को भी देखना चाहिए कि ख़ुसूसन जो लोग टॉप पोजीशन हासिल करते हैं एलीट फोर्स में या पुलिस में या दीगर फोर्सेस में, वो उनकी ड्यूटी कहाँ पर अपॉइंट कर दी जाती है। उन्हें आवाम को सर्व करना चाहिए, लेकिन प्रोटोकॉल के वजह से यहाँ पर होता से है कि गवर्नर पंजाब, वज़ीर आला पंजाब, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, क्योंकि ख़ुसूसन 2 भाइयों की ही हुकूमत है पाकिस्तान के हवाले से अगर बात करें, तो यहाँ पर ये डिप्यूट आप कभी भी इस रिकॉर्ड को चेक कर लें तो जो एलीट के और जो बेहतरीन ऑफिसर्स होते हैं, जो सेलेक्ट होते हैं, जो ज़हीन तलबा होते हैं, जो लाइक स्टूडेंट्स जो एलीट में भर्ती होते हैं, वो तो ये अपने पास भर्ती कर लेते हैं, फ़ौरन उसकी जो रिक्रूटमेंट है, फ़ौरन हायरिंग जो है वो अपने पास कर लेते हैं। तो अवाम का अगर सब कुछ इन्हीं के लिए करना है तो फिर अवाम का तहफ़्फ़ुज़ कौन करेगा, ये एक अहम सवाल होता है। गवर्नर पंजाब, साबिक गवर्नर पंजाब वाला बड़ा अफसोसनाक वाक़या ज़रूर था, लेकिन साथ ही साथ इस एस्पेक्ट को भी देखने की भी ज़रूरत है कि जब तक ये लोग खुद सिक्योरिटी के हवाले से सिर्फ अपनी सिक्योरिटी के हवाले से कंसर्न हो जाएंगे, लेकिन आवाम की सिक्योरिटी, गुलशन इकबाल पार्क का क्या वाक़या लाहौर में नहीं हुआ,
किसी तरह जो है वो बॉर्डर के करीब कुछ अर्सा पहले कितने वाकयात हो चुके हैं यहाँ पर लाहौर में। सिर्फ लाहौर की अगर बात करें, पाकिस्तान में तो फिर बहुत ज़्यादा वाकयात हो जाते हैं। तो दहशतगर्दी का शिकार तो पूरा मुल्क ही है। और अगर इस तरीके से चेकअप करवाया जा रहा है जिस तरह इरफान मलिक की ये रिपोर्ट है, खबर है उसके मुताबिक, तो ये भी तो देखना चाहिए कि जो हक मार लिया जाता है हुक्मरान अवाम का कि बेहतरीन ऑफिसर्स को जिस तरीके से, जैसी कोई भी फोर्स आती है, जैसे एलीट फोर्स आई, आपने उसको वीआईपी कल्चर पर लगा दिया, फिर मुजाहिद स्क्वाड के बहुत से नौजवान, इसी तरह से बिल्कुल सही कहा कि जो फिट लोग होते हैं उनको वीआईपी सिक्योरिटी के ऊपर लगा, वो सारे जीओआरएस की सिक्योरिटी पे, वीआईपीज की सिक्योरिटी पे, या वज़ीर आला के साथ या गवर्नर हाउस में वहाँ पे इनकी सिक्योरिटी की ड्यूटी कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ इनके मेंटल चेकअप के साथ साथ ऐसी शख्सियात जो हैं, ये वीआईपीज, शायद इनका भी मेंटल चेकअप होना चाहिए। अगर इनका मेंटल चेकअप कराया जाएगा तो इनमें से भी बेशतर ऐसे निकलेंगे जिनको हॉस्पिटल में दाखिले की जरूरत होगी। शायद मुझे इस पे एतराज ना हो कि चेकअप कराया जाए, मुझे रिजल्ट्स पे एतराज होगा, और शायद इनमें से भी अक्सर ऐसे निकलेंगे जिन्हें दाखिले की जरूरत पड़ेगी, इन्हें भी मेंटल हॉस्पिटल का चक्कर लगाना पड़ेगा। अच्छा रिजवान साहब, लेकिन इससे क्या, तो जिस तरह राना सनाउल्लाह ने भी कहा था कि जी मुकम्मल मेडिकल टेस्ट होने चाहिए और सारे चेकअप होने चाहिए, लेकिन एक टेस्ट ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि जिससे पता चल सके कि वाज़ेह तौर पर कि अवाम की खिदमत कर भी सकते हैं या सिर्फ अपने ज़ाती मफादात ही इनकी तरजीह होती है। दूसरा ये है कि अगर आपको इतना ज्यादा प्रोटोकॉल का खपत है, इतना जुनून है, तो फिर इनके भी दिमाग में कहीं ना कहीं कोई खलल मौजूद है कि अवाम जाए भाड़ में, अवाम मरते रहें, उनकी सिक्योरिटी का इन्हें फिक्र नहीं है। और अपनी सिक्योरिटी का इतना फिक्र है कि इनकी वो थारोली स्क्रीनिंग की जा रही है कि इनके मजहबी रुझानात कैसे हैं, किस फ़िरके से इनका ताल्लुक है, ये कहाँ पे उठते बैठते हैं, किन लोगों में उठते बैठते हैं, वो सारा, और इनके घरेलू मसाइल क्या हैं, इनके एसेट्स क्या हैं, हर चीज़ को चेक किया जा रहा है। शायद इन 200 अहलकारों की बजाय सूबा भर में तैनात जो ऐसे लोग हैं, इन सबको ही इस सारे ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, ताकि आवाम को जो है वो एक ऐसा नफसियाती मरीज जो कि एसएचओ लग के बैठता है, मतलब हमें एतराज नहीं है, सिक्योरिटी होनी चाहिए वीआईपी शख्सियत, लेकिन ये बड़ी अच्छी, ये सही बात की है कि आवाम की सिक्योरिटी के, ये बड़ी अच्छी बात की रिजवान साहब ने कि जिस तरीके से सूरत हाल है कि एसएचओ को भी शायद ज़रूरत होती है, और जब उसके मेंटली तौर पर फिट नहीं होता तो इसी वजह से वो सारा गुस्सा, उससे पूरा इलाका तंग होता है, जो उसका डोमेन है उन सब पे वो स्ट्रेस जो है वो कन्वर्ट होता है। ऐसा ही नहीं जो होता है, जिसे कहते हैं ना अपनी ज़बान मोहल्लों के जो है उसमें कि मान नहीं होता, वही नहीं काबू आ सकता, तो एसएचओ तो दूर की बात होती है। रिजवान बिल्कुल से आगे बढ़ेंगे, अगली खबर डिस्कस करेंगे, और आपकी रिजवान साहब अगली खबर है सेल्स टैक्स की अदम अदायगी, कैफे बैकयार्ड, अल कबाब, जाकिर तिक्का और नमक रेस्टोरेंट्स को ताले लगा दिए गए हैं। क्यों टैक्स चोरी करते हैं, टैक्स अदायगी नहीं करते हैं, जबकि जब हमें बिल आता है और आप अगर उस बिल के डिटेल्स देखें किसी भी रेस्टोरेंट में जाकर जब आप खाना खाते हैं तो अलग से वो जीएसटी का अलग से वो टैक्स की शरह के मुताबिक जो है वो अमाउंट निकाली होती है, फिर वो ऐड ऑन की जाती है और आपसे तो वसूल कर लिया जाता है, आगे गवर्नमेंट को क्यों नहीं दिया जाता, क्यों रिलक्टेंट? सिमल, ये जो 4 रेस्टोरेंट्स कल पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने एक लंबे अरसे के बाद दोबारा से एक कैंपेन का आगाज़ किया है जी, और कल 4 रेस्टोरेंट्स जो हैं एम आलम रोड पे रेस्टोरेंट सील किया गया, उसके अलावा जौहर टाउन में जाकिर तिक्का को ताले लगाए गए हैं, इसी तरह मुख्तलिफ इलाकों में 4 रेस्टोरेंट्स थे। इनका मामला ये था कि ये चारों रेस्टोरेंट्स कस्टमर से तो सेल्स टैक्स की मद में 16% के हिसाब से बिल्स में ले रहे थे, जबकि लाखों रुपए ये कई माह से वसूल करने के बावजूद पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी को जमा नहीं करा रहे थे, जिस पे कल ख़त्मी कार्रवाई करते हुए इनके रेस्टोरेंट्स जो हैं वो सील किए गए, सरबमोहर कर दिए गए। और पीआरए हुकाम का यही कहना है कि जब तक ये टैक्स की अदायगी नहीं कर देते इनको इसी तरह सरबमोहर ही रखा जाएगा। रिजवान साहब, माजरत के साथ आपसे कि आप जिस तरीके से कह रहे हैं ना पीआरए नहीं ओपन करेगी, यही इदारे खुलेंगे, इसी तरीके से कभी पीआरए कार्रवाई कर रहा होता है, कभी महकमा हेल्थ कार्रवाई करता है, और उसके बाद पीआरए अच्छी खासी कारकर्दगी का मुजाहिरा कर रहा है और कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिन पर वो अमल दरामद कराने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सीमल, वजह वही है कि जिस तरह आप बात कर रही हैं कि क्यों लोग टैक्स नहीं देते, वो अपने होटल्स, रेस्टोरेंट्स या ब्यूटी सैलून्स तो सील करा लेते हैं लेकिन टैक्स नहीं देते। उसकी रीज़न शायद जो पहली खबर हमने डिस्कस की है, सिक्योरिटी एहलकार जो कि वीआईपीज़ की निगरानी पे तैनात हैं, उनको सिक्योर करने के लिए लगे हुए हैं। ये तनख्वाहें तो लेते हैं आपके, हमारे और इन रेस्टोरेंट मालिकान के टैक्सेस से आने वाली जो जी ऑफिस से जो सैलरीज इनकी बन के आती हैं वो सारे हमारे टैक्सेस से बन के आती हैं सैलरीज, लेकिन टैक्स हम लोग दें, टैक्स आम आदमी दे,
हम लोग तो माचिस की डिब्बी पे भी शौरी या लाशौरी तौर पे टैक्स दे रहे होते हैं। टूथपेस्ट जो हम इस्तेमाल, देखिए हमारी सुबह का आगाज अगर टूथपेस्ट के इस्तेमाल से होता है तो उस पर भी टैक्स दे रहे होते हैं। तनख्वाह के काफी हद तक जो पैसे हैं वो तो हम इसी से हमारे टैक्सेस के पैसों से तनख्वाहें लेने वाले जब वीआईपीज़ की सिक्योरिटी पे लगेंगे, अगर आप आवाम से टैक्स वसूल कर रहे हो तो कम से कम कंसर्न डिपार्टमेंट तक वो टैक्स जरूर पहुंचे। फिर ये भी है, फिर उन टैक्सों से तनख्वाह लेने वाले ऐसे लोग जो कि आवाम की सिक्योरिटी के लिए भर्ती होते हैं, अगर उनको आप वीआईपीज़ की सिक्योरिटी पे लगाएंगे और सारे खजाने जो हैं पूरे सूबे से इकट्ठे करके एक ही शहर पे लगाएंगे, ये भी जाती है। आप देखते हैं कि पूरे सूबे से पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी टैक्स कलेक्शन तो करती है, लेकिन उसके अलावा भी महकमे हैं जो कि पूरे सूबे से टैक्सेस की वसूली करते हैं, लेकिन वो सारे टैक्सेस जो हैं वो लाहौर की डेवलपमेंट पे लगाए जा रहे हैं। उसकी वजह यह है क्योंकि वज़ीर आला पंजाब का, वज़ीर आज़म पाकिस्तान का ताल्लुक शहर लाहौर से है। अच्छा, वज़ीर के पूरे सूबे का हक है कि पूरे सूबे में ये टैक्सेस लगाए जाएं जो कि पूरे सूबे से कलेक्शन। रिजवान साहब, आप टैक्सेस की बात करें कि अगर लाहौर में लगाए जाते हैं, अगर ये यहाँ पर लाहौर में पैसे लगाए जाते हैं तो हम इस चीज़ के गवाह हैं कि शादरा हस्पताल हो, म्यो हस्पताल हो, जनरल हस्पताल हो, जिना हस्पताल हो, कोई भी हस्पताल में आप चले जाएँ, सेहत सबसे बुनियादी ज़रूरत है। अगर लाहौर में तमाम पैसे लगाए जाते तो इन हस्पतालों में बेड होते, मशीनें ख़राब ना हो रही होती, यहाँ पर अद्वियात मिल रही होती, एक एक बेड पर दो दो मरीज़ ना होते। लाहौर में अगर पैसे लगाए जा रहे होते रिजवान साहब तो फिर यहाँ पर सुल्तान के गवर्नमेंट स्कूल है, जिस तरीके से दीगर स्कूल हैं, शहबाज शरीफ के अपने हल्के में जो स्कूल हैं वहाँ पर मिसिंग फैसिलिटीज़ हैं। बच्चे शदीद गर्मी में, जिस गर्मी में मौसम के जिस तरह प्रोग्राम के आगाज़ में आप कह रही थी कि बारिश हो जाए, उसी गर्मी के मौसम में जो बच्चे ईंटों पर बैठ कर तालीम हासिल करें, तो ये तो गवर्नमेंट का हाल है। यहाँ पर शहबाज शरीफ जो खादमे आला के दावेदार हैं उनकी यहाँ पर दिखाई देती है कि किस हद तक। और मॉडल टाउन आप चले जाएं, इनके घर के बाहर 180 और जो ऑफिस है, आपको मुख्तलिफ बैरियर्स जो हैं वो दिखाई देते हैं इनके अपने बच्चों के लिए। यही तो ज़िया है कि अवाम के टैक्सेस से जो तनख्वाहें लेते हैं वो वहाँ पे चौकियाँ बना के बैठे हैं ईवान वज़ीर आला के बाहर, लेकिन इसमें जिम्मेदार सिर्फ फिर हम हुकूमत को तो नहीं ठहरा सकते। हाँ, एक बात आपने अच्छी मेंशन की कि यही वो रेस्टोरेंट्स हैं जो 2 या 4 रोज बाद दोबारा खुले होंगे और वहीं पर टैक्स भी वसूल कर रहे होंगे। कोई ऐसी सजा या कोई ऐसा शायद इनको खोल देना ही बेहतर है। उसकी वजह यह है कि अगर उससे आप कैश की सूरत में या चेक की सूरत में एक टोकन मनी के तौर पे उससे टैक्सेस बराए नाम ही वसूल कर लेते हैं, लेकिन कारोबार चलना चाहिए, क्योंकि कारोबार चलना चाहिए। कोई ऐसी पेनल्टी इनको जरूर पड़नी चाहिए। यही SOP है कि उनसे चेक ले लिए जाते हैं कि आप पोस्ट डेटेड चेक दे दें कि हम ये टैक्स दे देंगे, उसके बाद या कुछ कैश भी ले लिया जाता है। इसी तरह से जो डेंगी रेड्स होती हैं, यहाँ पर डेंगी रेड्स होती हैं, फूड अथॉरिटी रेड्स होती हैं, अब ये PRA की रेड शुरू हो गई, मतलब मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स रेड करते हैं। ये आम कॉन्सेप्ट है कि जब वहाँ पर जाते हैं, रेड होती है, सील होती है, तो उसके बाद कहते हैं कि अगर हमने ये 10,000 रुपये पहले रिश्वत देते थे तो अब जो उनसे हमें 25 या 35,000 रुपये रिश्वत हम नहीं आप भी खुद इसको रिपोर्ट करते हैं, कवर करते हैं। यहाँ पर ये चीज़ें आम हैं कि जो रेड कर रहे होते हैं वो भी लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं और जान के मीडिया पर कवरेज भी करवाई जाती है, और उसके बाद वो जो जिस तरीके से ओपन कर दिए जाते हैं, या तो फिर पता चले कि किस हद तक जो है वो वहाँ से रिकवर हुए पैसे। अगर मिसाल है कि 10 लाख का जुर्माना था तो 10,000 या 15,000 रुपये लेकर छोड़ दिया जाए, तो ये भी तो इंसाफ की बात नहीं है। और फिर इंस्पेक्टर्स, फूड इंस्पेक्टर समेत जो दीगर इंस्पेक्टर्स जो नीचे का अमला है, वो किस हद तक रिश्वत ले रहा है और किस तरह पैसे लेकर ओपन कर रहे हैं ये रेस्टोरेंट्स, उसको भी तो देखना चाहिए हमें। सही, रिश्वत का कल्चर भी खत्म होना चाहिए, लेकिन टैक्स कल्चर को जो है वो फरोग मिलना चाहिए। कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म हो जिसमें आप आवाम को अवेयरनेस दे सको। अगर उनको अपना पैसा सही जगहों पर लगता हुआ नजर आएगा तो मेरा नहीं ख्याल कि टैक्स से बचने के लिए जो है वो लोग काम करेंगे। हम मजीद खबरें भी डिस्कस करेंगे। नाज़रीन, यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, मज़ीद खबरें हम डिस्कस करेंगे और अगली खबर हमारी 6 माह में लाहौर से अरबों रुपए की गाड़ियाँ और मोटरसाइकिलें चोरी हुई हैं। अरबों रुपए की गाड़ियाँ और मोटरसाइकिलें, और पुलिस नहीं ट्रैक डाउन कर सकी है। गली में अगर कोई बच्चा बाइक खड़ी करके थोड़ी देर के लिए अंदर गया है या कोई बड़ा अंदर गया है और अगर आपने उसको साइड लॉक नहीं लगाया तो वो बाइक वहाँ से गायब है और उसके बाद कोई उसका पूछ घर के अंदर जाना तो दूर की बात है, अगर वो गली या मोहल्ले से अपने गुजर भी रहा है तो तब भी वो सेफ नहीं है। हमने ये अक्सर रोज़ ही तकरीबन खबर देखते हैं, कभी आबिद चौधरी या इरफान मलिक या वकास अहमद ये खबर दे रहे होते हैं कि दिन दिहाड़े डकैतियाँ हो जाती हैं, यहाँ पर जो है वो दुकानों को लूट लिया जाता है। सिक्योरिटी के हवाले से जो शहरी हैं वो
अपने आप को गैर महफूज समझते हैं, जबकि रियासत की जो सबसे पहली जिम्मेदारियों में से एक जिम्मेदारी ये भी होती है कि सेहत तालीम के साथ साथ अमन व अमान के क़याम को यकीनी बनाना। लेकिन जब हम बात करते हैं लाहौर शहर के हवाले से खुसूसन, तो एक तरफ तो सेफ सिटी प्रोजेक्ट लाने के हवाले से इकदाम कर रहे हैं, डोल्फिन फोर्स यहाँ पर है, एलीट फोर्स यहाँ पर है, पंजाब पुलिस यहाँ पर है, मुतादिद फोर्सेस के होने के बावजूद लेकिन शादरा हो, चाहे वो मुजंग का इलाका हो, चाहे वो हरबंसपुरा का इलाका हो, GOR, मतलब किसी एरिया की भी बात कर लें, वहाँ पर वारदातें आम मामूल बन चुका है। मोटरसाइकिलें खसूसन इस तरह के इलाकों में इसलिए भी ज़्यादा चोरी हो जाती हैं कि बंद रोड वाली साइड पर वहाँ पर मुख्तलिफ रास्ते भी निकलते हैं और वही फिर मोटरसाइकिलें मुख्तलिफ वारदातों में इस्तेमाल हो जाती हैं। तो हुकूमत की रिट जो सिक्योरिटी के हवाले से वो यहाँ पर कहीं पर नहीं दिखाई देती, और फिर जब हुकूमत की रिट नहीं दिखाई देती तो दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब की जानिब से बड़े बड़े बुलंद बांग दावे भी दिखाई देते हैं कि शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने अमान के लिए ये स्ट्रेटजी अपनाई जा रही है, ये फोर्स बना दी गई। रोड तो सिंपल बड़ी दूर की बात कि सड़कों पे गाड़ियाँ या बाइक्स चोरी होना तो मामूल है। अब 886 गाड़ियाँ, 1458 मोटरसाइकिलें चोरी हुई हैं पिछले 6 ये तो चले बाहर से चोरी हुई हैं, या घरों में भी गाड़ियां जो हैं महफूज नहीं हैं, घरों के अंदर से भी चोरी की वारदातें हो जाती हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको एक छोटा सा वाकया बताऊं कि एक कस्टम्स क्लियरिंग एजेंट हैं, उनका बेटा एक गाड़ी लेके, मर्सिडीज़ गाड़ी लेके कुछ अर्सा कबल अपने घर से बाहर निकला, तो पीछे से 2 बाइकर्स ने उसको ट्रेस किया और उसको रोक के उसकी गाड़ी छीनी और निकल गए। अब तो चले उसके बाद वो गाड़ी जो है रिकॉर्ड आ गई। आपने बिल्कुल सही कहा कि सड़कों पर भी शहरी महफूज नहीं है कि बाइकर्स आते हैं, गाड़ियां लेकर निकल जाते हैं, फिर गाड़ियों के साइड मिरर्स और फिर वो गाड़ियां जब मैं जो वाकया बता रहा था ऐसे उतार के भागते, और उन्होंने पुलिस में कंप्लेंट की, CIA पुलिस को बताया कि इस तरह ये वाकया हुआ हमारे साथ और गाड़ी हमारी निकल गई। उसके बाद उन्हें मीरन शाह के इलाके से कॉल आती है कि आप यहाँ पे 50 लाख रुपया दें और अपनी गाड़ी ले जाएं। 1.25 करोड़ रुपए से ज़ायद मालियत की उनकी गाड़ी थी। उन्होंने जब SP CIO को बताया कि इस तरह हमें कॉल आई है और CCPO लाहौर से भी मिले, 62 लोग हैं, उन्होंने मुलाकात की, उन्होंने कहा कि बेहतर यही है कि आप पैसे दे के गाड़ी ले आएँ। अच्छा। वरना आपकी गाड़ी ज़ाया हो जाएगी। आपका 1.25 करोड़ डूब रहा है तो 50 लाख दे के गाड़ी वापस लेना जो है घाटे का सौदा नहीं है। अच्छा, उस पर उन्होंने बंदे भेजे मीरान शाह, वहाँ पे जाके उन्होंने 50 लाख रुपया दिया। उन्होंने आगे से थ्रेट किया कि अगर आपने किसी को यहाँ पे साथ लेके आए तो हम आपकी गाड़ी भी ले लेंगे और जो बंदा आएगा उसको भी जाने नहीं देंगे। उन्होंने 50 लाख रुपया वहाँ पे किया और गाड़ी लेके वापस आ गए। ये तो सूरत हाल है आवाम की, कि आवाम के साथ ये हो रहा है और VIPs की सिक्योरिटी जो है वो पहली तरजीह है। इसी तरीके से जिस तरह रिजवान साहब कह रहे हैं, बंद रोड पर 2 दिन पहले वाकया हुआ, 52 तोले सोना जो है वो, या इतने मालियत का तोले का सोना चोरी होता है। उनके घरों में CCTV कैमरास लगे हुए थे। जब वो फुटेज निकलवाते हैं तो 5-6 ख़वातीन का गिरोह जो है वो यहाँ पर आए। शहरी ये TV जो देख रहे हैं वो एहतियात भी करें कि हर एक के लिए दरवाज़ा नहीं खोल देना चाहिए। वो 5-6 ख़वातीन का गिरोह निकला। तो वहाँ पर कल के जो लोग आए वो यही कह रहे थे कि पुलिस ने एक कार्रवाई भी नहीं की। उन्होंने लोगों ने खुद पता किया, खुद इन्फॉर्मेशन तो थाने का मुंह करते हुए रिजवान साहब उन्होंने खुद पता किया और फिर पता चला कि T नंबर 5 पर जाएं। T नंबर 5 में मुख्तलिफ लोगों से पूछते रहे तो उन्होंने कहा ये घर है, यहाँ से पे वो 5-6 ख़वातीन रहती हैं और यहाँ से वो जो गिरोह है वो कार्रवाई करता है। तो इसका आप अंदाज़ा लगा लें कि पुलिस से जब पूछा गया तो वो कहते हैं अच्छा चलो ठीक है देखते हैं। 3 दिन में शहरी अपनी मदद आपके तहत ही अगर कुछ करें, सिक्योरिटी भी करें, सेहत भी अपना खुद देखनी है, तालीम भी खुद देखनी है, तो फिर हुकूमती रिट कहाँ पर है? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हुकूमत की रिट बुरी तरह नाकाम है और दूसरी जानिब जो हमारे फ़ायदे के लिए लोग अपनी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं ट्रैफिक वार्डन्स की बात करूं, वो भी बहुत जल्दी अब अपना टेम्परामेंट लूज़ करना शुरू कर दिया है। आबिद चौधरी की खबर है, ट्रैफिक वार्डन में गुल्लू बट आ गया, बुजुर्ग शहरी और बेटे पर वहशियाना तशद्दुद करना शुरू कर दिया। जितनी मर्जी बदतमीजी हो, कहा जाता है कि ताली दोनों हाथों से बचती है। शहरी भी अक्सर जो है वो रूड हो जाते हैं, जितनी मर्जी बदतमीजी हो। एक बुजुर्ग शहरी के ऊपर आप हाथ उठा रहे हैं, आपको ज़रा ख्याल नहीं आ रहा, आपको अपने यूनिफॉर्म का ख्याल नहीं आ रहा। फिर ये भी खबर थोड़ा सा रिलेट कर जाती है पहली खबर से कि जब मेंटल चेकअप के हवाले से बात करते हैं तो फिर जिस तरह रिजवान साहब ने कहा था कि SHO का भी मेंटल, पूरी सोसाइटी के जो इनके गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं जिस तरीके से सिक्योरिटी पर मामून है, उनका क्या चेकअप करवाना चाहिए। हम अगर इधर देखते हैं तो किस तरीके से उनकी वालिद, वार्डन की वालिद की उम्र का
होंगे बुजुर्ग शहरी, और उनका तो वैसे ही जब इंसान देखता है तो अपने वालिदी जहन में आ जाता है कि एहतराम करें, इज्जत करें। माशरा तब तक तरक्की नहीं कर सकता जब एक दूसरे में टॉलरेंस ना हो, बर्दाश्त ना हो। तो यहाँ पर वार्डन्स का यहाँ पर ये सूरत हाल है कि बुजुर्ग शहरी को जो है वो तशद्दुद का निशाना बनाया। डोल्फिन फोर्स जो कि नई फोर्स आई है, 10 फोर्सेज और बना लें, ए फोर्स, बी फोर्स, सी फोर्स, शहबाज शरीफ फोर्स। अब तो यही रह गया कि जो जितनी फोर्सेज बना ली, अब नई फोर्सेज जो निकलेंगी, जिस तरह शहबाज शरीफ पार्क, नवाज शरीफ पार्क है, इस तरह निकलेंगे नवाज शरीफ फोर्स, शहबाज शरीफ फोर्स, हमजा शहबाज शरीफ फोर्स, मतलब जिस तरीके से दीगर फोर्सेज हैं, तो उनका कोई फ़ायदा नहीं अगर अनटिल अनलेस अवाम को तहफ़्फ़ुज़ ना पहुँचे, अवाम को उसका हकीकी मानों में जो प्रैक्टिकल फ़ायदा ना पहुँचे। तशद्दुद का शिकार बनाएंगे बुजुर्ग शहरी को, वो भी जो है वो ज़्यादती है। एक्शन तो और इन्हें मारा भी इसलिए कि एक लड़के को, अली नामी लड़के को माल रोड पे रोका इस ट्रैफिक वार्डन ने, और उसके पास अपने बाइक के डॉक्यूमेंट्स नहीं थे। उसने कहा कि डॉक्यूमेंट्स दिखाओ। उसने कॉल की और उसके वालिद जो हैं वो थोड़ी ताहीर के साथ वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स लेके पहुँचे। उसके बाद वार्डन्स ने उन्हें तशद्दुद का निशाना इस वजह से बनाया चूँकि वो बड़े लेट आए थे, तो उन्होंने कहा कितना इंतज़ार करवाया। तो ये रवैया है जिसकी जितनी भी जो है वो मजम्मत की जाए ये कम है। बुजुर्ग शहरी किसी भी तरह जो है वो उनका एहतराम जो है उसका दामन नहीं छोड़ना चाहिए हाथ से। वार्डन सही है कि धूप में नौकरी करते हैं और वहाँ पे स्ट्रेस होता है, ठीक है, वो सब कुछ अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन 8 घंटे की नौकरी रिजवान साहब, इसका ये मतलब नहीं है कि आप किसी से भी बदतमीजी करें, उससे हाथापाई, ये इनका डोमेन नहीं है हाथापाई करना। अगर किसी ने वायलेशन किया तो उसको बंद कर दें, आप उसकी गाड़ी बंद कर दें। मारना तो आपका इख्तियार नहीं है, किसी का भी इख्तियार नहीं। तो डॉल्फिन के अहलकार भी साथ खड़े थे जो जिन्हें अभी कुछ अरसा ही हुआ है भर्ती होके आए हुए, उन्होंने भी अपने पेटी भाइयों का साथ दिया और बजाय उनकी मजम्मत करने के उन्होंने भी मिलके जो है वो साथ तशद्दुद का निशाना बनाया। सही। दूसरी जानिब जो एक इश्तियाल है वो सोसाइटी में फैलता जा रहा है, एहतजाज का कल्चर जो है वो बढ़ता जा रहा है। अब कल फिर यंग डॉक्टर्स ने शदीद एहतजाज किया, पंजाब असम्बली में घुसने की कोशिश की, बदतरीन ट्रैफिक जैम रहा, सेंट्रल इंडक्शन सिस्टम जो है वो उन्होंने कहा है कि नामंजूर है, क्योंकि पिछले दिनों ये आ रही थी, खबर भी आई थी कि अब जो है वो सेंट्रलाइज किया जाएगा तमाम अद्वियात, तमाम अगर स्टंट्स खरीदने हैं या हार्ट मेडिसिन है या कोई भी मेडिसिन है उनको सेंट्रलाइज कर दिया जाएगा ताकि तमाम अस्पतालों में कीमतें एक ही रहें। सो उसको उन्होंने जो है वो कह दिया है कि मंजूर नहीं है। अच्छा, इसका भी ये जो पहली खबर है बड़ी दिलचस्प खबर है जो इरफान मलिक, ये मेंटल हॉस्पिटल में 200 सिक्योरिटी के जो पर मामूल जो लोग हैं उनका मुआयना करवाया जाए। तो क्या अब डॉक्टर्स जो कि मसीहा माने जाते हैं यहाँ पर लोगों का इलाज करते हैं, जब ये डॉक्टर्स का अपना कोर्स कर रहे होते हैं तो उस वक्त ये बाकायदा ये बात तस्लीम करते हैं कि हम लोगों का इलाज करेंगे, हमें अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी जो है वो एक स्किल्स दे रहे हैं। लेकिन जब हम डॉक्टर्स के हवाले से बात करते हैं, खुसूसन उनके रवैयों पे, पढ़ा लिखा तबका ही अगर सड़कों पर आ जाएगा, हुकूमती कारकर्दगी तो एक तरफ, वो तो उस पर तो तनकीद रहती है, करते भी रहे, लेकिन पढ़ा लिखा तबके का ये हाल है कि आप, मैं और हम सब इन्हीं रोडों से, इन्हीं सड़कों से गुजरते हैं, और जब आप इनसे रास्ता मांग रहे होते हैं कि आप रास्ता दे दें तो यंग डॉक्टर्स कहते हैं नहीं, हमने रास्ता नहीं देना, और एहतजाज की वजह से बीमार लोग अपना इलाज नहीं करवा सकते। बुजुर्ग शहरी वो इसमें ख्वार होते रहते। शदीद गर्मी के मौसम में जब एसी भी काम करना छोड़ दें तो उस मौसम में 45 ऊपर टेम्परेचर और वहाँ पर गर्मी में खड़े हों, लोग बेबस हो, 3-3 घंटे ट्रैफिक जाम में, लोग अपने दफातर नहीं जा सकते, कारोबार में नहीं जा सकते। तो डॉक्टर्स को या तो फिर अपनी डॉक्टरी छोड़कर, जो चंद कुछ डॉक्टर्स ये काम करना शुरू हो गए, उन्हें डॉक्टरी छोड़कर मुस्तकिल एक कैंप लगा देना चाहिए, और फिर या तो तनख्वाहें भी जो गवर्नमेंट से मिल रही हैं वो नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि तनख्वाहें जो इन्हें मिल रही हैं वो आपके मेरे जो सरकारी दफातर में और सरकारी डॉक्टर्स को जो पैसे मिलते हैं वो हमारे ही टैक्स से जाके पैसे जनरेट होते हैं और ये मिलते हैं। तो फिर ये एक तरफ तो ये भी हक तलफी है, दूसरी जाने वो अपने प्रोफेशन के साथ भी जो है वो नाइंसाफ़ी कर रहे होते हैं कि जहाँ पर जान बचाने का शोबा उनके पास है तो दूसरी जानिब सड़कों पर घंटों वो खड़े रहते हैं, एहतजाज करते हैं। इलाज लोग, कोई चकवाल से आ रहा है, कोई गुजरात से आ रहा है, कोई सादकाबाद से कितनी उम्मीदें लेकर आ रहा है, और यहाँ पर अस्पताल पहुँचते हैं तो पता चलता है कि यंग डॉक्टर्स क्योंकि वो जवान हो गए, वो न्यू जनरेशन है, तो क्या ये कल्चर हम परवान चढ़ा रहे हैं अपने, और हम अपने बुजुर्गों का इलाज इस तरीके से कर रहे हैं अपने कुलीग। अच्छा, ये तरीक़ेकार बहुत बढ़ता जा रहा है। मैंने सही कहा कि मुसलसल मुख्तलिफ पॉलिसियों पर, मुख्तलिफ चीज़ों पर, ठीक है एहतजाज जमहूरी हक है, लेकिन उससे आप अपनी ड्यूटी से गाफिल नहीं हो सकते। आप उन मरीज़ों का इस्तेहसाल नहीं कर सकते जो बेचारे इलाज कराने आए हैं। कल अस्पतालों के आउटडोर में जुज़वी तौर पर हड़ताल रही, अब दोबारा भी ये हड़ताल करेंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो जुज़वी जो है वो मुकम्मल हड़ताल में तब्दील हो जाएगी, और बेचारे लोग जो दूर दराज के इलाकों से इलाज कराने आएंगे उनको वहाँ पर डॉक्टर्स नहीं मिलेंगे। लेकिन सिमल, इसमें एक पहलू ये भी है कि अगर
ये हड़ताल करते हैं उससे आप और मैं या आम आदमी जो है वो इफ़ेक्ट होता है। जिनको इस मामले पे नोटिस लेना चाहिए, शायद वो इसकी इंटेंसिटी को इस वजह से भी जो है वो कंसिडर नहीं कर पाते या उसको समझ नहीं पाते, क्योंकि वो तो अपना इलाज कराने लंदन चले जाते हैं। उनके तो ये मसाइल नहीं है VIPs के, उनके मसाइल तो दूसरे हैं। अब यहाँ पे जो इफ़ेक्ट होगा उससे वो आम आदमी होगा जो प्राइवेट इलाज जो है अफोर्ड नहीं कर सकता, जो लाखों रुपए के बिल्स पे नहीं कर सकता, वही मरीज़ जो है वो सरकारी हस्पतालों का रुख करता है। वहाँ पे पहले ही सहूलियात का फुकदान है, वहाँ पे एक बेड पे 4 मरीजों को लिटाया जाता है। किसी भी अस्पताल की इमरजेंसी देख लें, वहाँ पर मेडिसिन नहीं मिलती, वहाँ पे मरीज परेशान होते हैं, जो प्राइवेट इलाज हैं वो भी वहाँ पे मरीज बन के वापस जाते हैं। डॉक्टर्स प्राइवेट इलाज कर रहे होते हैं लाखों रुपए लेके, उस वक्त सरकारी अस्पताल में चले जाएं तो ये बात तक नहीं करते, लेकिन जब प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाएं तो इनसे खुश इखलाक डॉक्टर भी कोई नहीं होता। बिल्कुल, ये दोहरा मयार तो है कि जो प्रोफेसर साहिबान हैं वो सरकारी हॉस्पिटल में मरीज से कोई 10 फुट का फासला रखते हैं, उससे बात भी सीधे मुंह नहीं करते, लेकिन वही प्रोफेसर जो है प्राइवेट जगह पे जाके एक दिन में 4 6 ऑपरेशन भी कर रहा होता है और वहाँ पे 100 पेशेंट्स को देख रहा होता है, चूंकि वहाँ पे उसने 1500 से 3000 रुपए अच्छा, एक तरफ तो चले ये यंग डॉक्टर्स का एहतजाज आ गया जो काफ़ी अरसे से मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर चल रहा है। दूसरी तरफ अगर हम हुकूमत की कारकर्दगी को देख लें तो क्या वो कोशिशें कर रहे हैं इनसे मुज़ाकरात करने की या उनको मनाने की या उनको कन्विंस करने की कि अगर हम ये पॉलिसी ला रहे हैं तो इससे मरीजों का ये फ़ायदा होगा? एक टेबल टॉक क्यों नहीं होती और फिर उसके ऊपर जो रिजल्ट निकलता है अमल दरामद क्यों नहीं होती? देखिए, मैं मुशीर सेहत है ख्वाजा सलमान रफ़ीक, बदकिस्मती से इस सूबे के अंदर वज़ीर सेहत ही कोई नहीं बल्कि शहबाज शरीफ इनफैक्ट खुद जिम्मेदार है, क्योंकि सेहत की वजारत उनके पास है। मुशीर सेहत यहाँ पर मौजूद है ख्वाजा सलमान रफ़ीक, पार्लिमानी सेक्रेटरी सेहत मौजूद है ख्वाजा इमरान नज़ीर, ख्वाजगान ज़रूर यहाँ पर मौजूद है पार्लिमानी सेक्रेटरी सेहत और मुशीर सेहत की सूरत में, लेकिन वज़ीर यहाँ पर मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से उनसे जब बात हुई तो कहते कि डॉक्टर्स हमारे साथ जो है वो ज़्यादती कर जाते हैं। अब हुकूमत के साथ भी ये बात है कि कोई ज़्यादती कर सकता है, हुकूमत वक्त होती है जिसने सारा निज़ाम देना होता है, और मुसलसल 8 साल हुकूमत में रहने के बावजूद मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की हुकूमत शहरियों को पीने का साफ़ पानी तक नहीं दे सकी। सड़कें पुल बनाना लाहौर आलूदा तरीन शहरों में दुनिया के एक अब उसका शुमार होता है। लोग डस्ट की वजह से मुख्तलिफ अमराज का शिकार हो रहे हैं, लेकिन जब सरकारी हस्पतालों में सहूलियात का हाल देखते हैं तो बड़ी ठीक बात की कि अगर पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी से यहाँ पर अपना ओपन हार्ट सर्जरी करवाई जाती तो फिर हुक्मरानों को ज़रूर पता चलता कि यहाँ पर सरकारी हस्पतालों के क्या हालात चल रहे हैं। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया उमर असलम रिजवान नकवी, आप हमारे साथ मौजूद थे और ख़बरों को बड़ी डिटेल से हमने डिस्कस किया, जिसमें एजुकेशन, हेल्थ और जो कारकर्दगी दिखाई जा रही है हुकूमत की तरफ से और आवाम की फलाह को किस तरह से निगलेक्ट किया जा रहा है उस पर हमने बात की। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। इसी के साथ नाज़रीन हम यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। जी, सबसे पहले हम सेल्स और प्रमोशंस की बात करेंगे और आपको बताएंगे शहर भर में कहाँ कहाँ सेल लगी है बचत बाजार में। सबसे पहले हमारे पास ब्रांड है जी वर्दास, और वर्दास पर आपको अप टू 70% तक डिस्काउंट मिलेगा। आप जाकर शॉपिंग करें और अपने पैसे बचाएं। नेक्स्ट है जी हमारे पास इटालियन मोडा, और इटालियन मोडा पर आपको 50% तक डिस्काउंट मिलेगा। और अब चलते हैं हाइपर स्टार, और हाइपर स्टार में देखते हैं हमारे पास कौन कौन सी चीज़ों पर प्रमोशन लगी है। सबसे पहले है जी क्लियर शैम्पू है 200 ml, रिटेल प्राइस है उसकी 210, प्रमोशनल प्राइस 179, आप 31 रुपीज़ बचा सकते हैं। कोलगेट सेंसिटिव प्रो रिलीफ है जी 110 ग्राम्स, रिटेल प्राइस 185, प्रमोशनल प्राइस 160, आप 25 रुपीज़ बचा सकते हैं। और अब डिफरेंट मूवी टाइमिंग्स आपको बताएंगे मुख्तलिफ सिनेमा घरों की टुडेज डायरी में। सबसे पहले हमारे पास मूवी है जी फाइंडिंग डोरी, 3D लगी हुई है 12 बजे और 6:30 बजे सिनेस्टार IMAX में। सुपर सिनेमा 3 में लगी हुई है 12:15 बजे।
सुल्तान मूवी लगी हुई है 11 बजे, 2:30 बजे और 6 बजे रॉयल पाम ऑडिट 3 में। सिनेस्टार में ये लगी हुई है 2 बजे और 5:15 बजे। द लेजेंड ऑफ टार्जन 8:15 बजे, 10:30 बजे सुपर सिनेमा 3 वोक टावर में, 2 बजे और 8:30 बजे सिनेस्टार IMAX में। आइस एज लगी हुई है 2:15 बजे वोक टावर सुपर सिनेमा 3 में और 4:30 बजे सिनेस्टार में। सवाल $700 करोड़ का एबिट रोड प्रिंस पे लगी हुई है 8 बजे और सिनेस्टार में 7:30 बजे। आगे बढ़ेंगे, गैर मुल्की करेंसी रेट्स आपको बताएंगे माल के हाल में। माल के हाल में सबसे पहले हमारे पास अमेरिकन डॉलर है, कीमत ख़रीद है 105.4, कीमत फ़रोख्त है 105.65। पाउंड स्टर्लिंग कीमत ख़रीद है 139.50, कीमत फ़रोख्त है 140.2। यूरो की कीमत खरीद है 115.75, कीमत फ़रोख्त है 116.25। सऊदी रियाल कीमत खरीद 27.70, कीमत फ़रोख्त है 27.85। UAE दिरहम कीमत खरीद 28.45, कीमत फ़रोख्त है 28.60। कुवैती दिनार कीमत खरीद 345, कीमत फ़रोख्त 347.50। ऑस्ट्रेलियन डॉलर कीमत खरीद 79, कीमत फ़रोख्त 79.45। जैपनीज येन कीमत खरीद 0.98, कीमत फ़रोख्त है 1.01। स्विस फ्रैंक कीमत खरीद 105.1, कीमत फ़रोख्त है 106। कैनेडियन डॉलर कीमत खरीद 81 रुपये, कीमत फ़रोख्त 81.55। और अब शामिल करेंगे आज के भाव। जी, और इसी के साथ नाज़रीन हम शामिल करेंगे अपना नेक्स्ट सेगमेंट आज के भाव। आज के भाव में सबसे पहले हमारे पास है, आप ज़ैनत शॉप पर अगर आप जा रहे हैं तो बीफ जो है वो 490 में है, मटन है 840 में, मटन कीमा आपको मिलेगा 520 में, मटन कीमा 900, बीफ कीमा 520 में और मटन कीमा 960 में। गवर्नमेंट रेट के मुताबिक ज़िंदा मुर्गी आपको मिलेगी जी 132 रुपये किलो और उसका बना हुआ गोश्त है 191 रुपये में। और परचून से अंडे आपको मिलेंगे 88 रुपये दर्जन में, थोक से 86 में और गोरमे में आपको अंडे अवेलेबल हैं 87 रुपये दर्जन में। और इसी के साथ यहाँ हम एक ब्रेक लेंगे नाज़रीन, ब्रेक के बाद आप हेडलाइंस जानेंगे अबूज़र से और उसके बाद प्रोग्राम में दोबारा हाजिर हों। खुशामदीद कहेंगे आपको स्टूडियो में। और नाज़रीन आज हम ख़वातीन के लिए स्पेशल प्रोग्राम कर रहे हैं और हम प्रेगनेंसी रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। गायनी रिलेटेड जो इशूज़ चल रहे हैं आजकल उन पर भी बात करेंगे। डॉक्टर तैयबा वसीम हमारे साथ मौजूद हैं, गायनिकोलॉजिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, क्या हाल चाल है आपके? थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आई एम श्योर बहुत बिजी आजकल आपके दिन चल रहे होंगे। जी बिल्कुल, पाकिस्तान की पॉपुलेशन और माशाल्लाह गायनाकोलॉजी का काम तो आपको बताइए वो हमेशा ही वेरी बिजी वन। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हम प्रेगनेंसी के ऊपर भी आएंगे, लेकिन इट्स नॉट जस्ट ऑल अबाउट प्रेगनेंसी। बहुत से इश्यूज़ जो हैं वो आजकल हार्मोनल इश्यूज़ जो हैं वो लड़कियों में ख़ास तौर पर बहुत बढ़ते जा रहे हैं। इसकी रीज़न आप क्या बताएंगे?
असल में ये सिर्फ हमारे पाकिस्तान में नहीं है, हर तरफ ना अब पूरे मुल्क में, बल्कि सारी दुनिया में इंटरनेशनली सबसे ज़्यादा जो काम है वो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ पे हो रहा है। बिल्कुल सही। क्योंकि बेसिकली बहुत ज़्यादा रैम्पेंट हो गया है, इस पर काफ़ी रिसर्च हो रही है कि इसकी क्या रीज़न है। इसके कुछ लोग बहुत तेज़ी से इसकी बिल्कुल मतलब यंग बच्चियाँ मतलब बिल्कुल हार्डली 16-17 ईयर्स ओल्ड आती हैं, उसमें काफ़ी बड़ा रोल मेरा ज़ाती ख्याल है और जो रिसर्च साबित कर रही है वो हमारे जंक फूड का है। सही। ओबेसिटी का ट्रेंड बढ़ता जा रहा है लड़कियों में अब बहुत ज़्यादा, बेसिकली अफ्लुएंशियल भी हो गए लोग। और मैंने हम मतलब जो रिसर्च भी है, जो मैंने खुद भी देखा है, शहरी बच्चियों में ये ज़्यादा प्रॉब्लम है एज़ कम्पेयर टू गांव से जो बच्चियाँ आती हैं और या रूरल बैकग्राउंड से आती हैं। जो थिन लीन होती हैं उनमें भी कम होता है, ओबीस जो ज़्यादा हेवी मोटी लड़कियां हैं उनमें ये प्रॉब्लम ज़्यादा जी है। बिल्कुल सही। सो इसकी कोई पर्टिकुलर रीज़न मतलब जंक फूड फैमिलीज में भी रन कर रही है, जीन्स भी इसकी रीज़न डॉक्यूमेंट हो रही है कि जेनेटिक है। अब ये सारा कुछ ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म से भी रिलेटेड है, इंसुलिन की डेफिशिएंसी, रेजिस्टेंस वो भी इसमें आ रही है, बहुत सारी रीजंस हैं। तो इसका इलाज जो है वो मुमकिन है? इलाज बिल्कुल मुमकिन है, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी मेडिसिन हैं जिससे इलाज मुमकिन है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट लाइफस्टाइल का चेंज है। बेसिकली लाइफस्टाइल अब जिस में चेंज कर लेंगे अपनी लाइफ में, एक्सरसाइज, मिल्क और फ्रूट्स, वेजिटेबल्स ऐड करेंगे इंस्टेड ऑफ दीज पास्ताज एंड दीज बर्गर्स एंड पिज़्ज़ाज, तो आपका लाइफ ये चीज़ काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। लेकिन अभी इसकी वजह से बहुत सी प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं। कुछ लोगों को लगता है कि शायद इन अ लॉन्गर रन ये आपको इनफर्टिलिटी की तरफ भी ले जाती है। और मेरी अपनी ही एक फ्रेंड अफेक्टी हैं जिसके इन लॉज की तरफ से ये बार बार बात की गई और फिर वो बहुत लड़ाई झगड़े और वो बात कहीं की कहीं निकल गई। लेकिन इस चीज़ को लोग इस सेंस में भी लेते हैं, तो इज़ इट मतलब लिंक करता है कहीं से इनफर्टिलिटी की तरफ? इट डज, अनफॉर्चुनेटली इट डज लिंक, क्योंकि कुछ ना कुछ सब फर्टिलिटी का एलिमेंट है इन बच्चियों के साथ जिनमें भी ये प्रॉब्लम आती है। इसीलिए हम बेसिकली सबसे पहले लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कहते हैं। और अब यकीन कीजिए मेरी इतनी सारी पेशेंट्स जिन्होंने अपना 10 kg वेट लूज़ किया, जो 10 kg ओवरवेट थी, ना सिर्फ उनके साइकिल्स ठीक हो गए बल्कि उन्होंने फ़ौरन कंसीव भी कर लिया। सही। लेकिन ये कि इसके अलावा ड्रग्स भी अवेलेबल हैं अब जो कि बहुत इफेक्टिव हैं और जो प्रेगनेंसी में हेल्प करती हैं। लेकिन थोड़ा बहुत रिलेशन सब फर्टिलिटी का ज़रूर है, स्पेशली जो लड़कियाँ ओवरवेट हैं। बिल्कुल सही। सो इनफर्टिलिटी की और क्या रीजंस आती हैं? मसलन एक तो ये आपने बता दिया कि आप ओबेसिटी की वजह से ये जो पॉलीसिस्टिक ओवरीज का प्रॉब्लम आता है, इसके अलावा रीज़न जो ख़वातीन की साइड से इश्यूज आते हैं उसमें ये कि जो असल में ख़वातीन की साइड से इशू हमारे यहाँ एक तो सबसे बड़ा इशू यही है जो मैंने आपको बताया है, पॉलीसिस्टिक ओवरीज वाला। दूसरा जो एक इम्पॉर्टेंट इशू है जो कि कई लोग हाईलाइट नहीं करते, वो हस्बैंड का भी प्रॉब्लम होता है। बेसिकली हस्बैंड भी जो है ना इम्पॉर्टेंट है इसमें, 50% रोल तो हस्बैंड का भी है। लेकिन लोग टेस्ट नहीं कराते, वो सोचते हैं हम बिल्कुल ठीक है। तो मैं ज़रूर एनकरेज करती हूं। सोशल प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है कि नहीं हम क्यों टेस्ट कराएं। तो कई पेशेंट्स होती हैं कई साल ट्रीटमेंट्स लेती रहती हैं और जब आती हैं तो पता चलता है कि हस्बैंड को प्रॉब्लम है, उनके स्पर्म काउंट इतना कम है कि प्रेगनेंसी हो ही नहीं सकती। तो बेसिकली दोनों के टेस्ट करने इंपॉर्टेंट हैं। और ख़वातीन का जो दूसरा इंपॉर्टेंट एक ये हार्मोन वाला पॉलीसिस्टिक ओवरीज काफ़ी बड़ा रीज़न है। दूसरा ट्यूबल ब्लॉकेज भी एक रीज़न होता है, लेकिन वो जनरली इतना कॉमन नहीं है। उन लोगों में ज़्यादा कॉमन है जो कि ट्रीटमेंट फ्रॉम डाइज अनट्रेंड लेते हैं, उनमें बहुत कॉमन है। क्योंकि उसमें एक इंटरनल दवाइयाँ रखवा के वो बिल्कुल जो है ना आपका बंद हो जाए, मतलब जो इन्फेक्शन है अंदर ट्रेवल कर जाती है और इन्फेक्शन इज द मेन रीजन जिसकी वजह से ट्यूब्स ब्लॉक हो जाती है। बिल्कुल सही। फिर वो ऑब्वियसली इन अ लॉन्गर रन आपको फायदा नहीं पहुंचाती, वो उल्टा नुकसान। जी बिल्कुल। तो अनट्रेन्ड लोगों से इलाज और दाइयों से अंदर दवाइयाँ रखवाना ये डिस्करेज करनी चाहिए प्रैक्टिस। मुस्तनद डॉक्टर से इलाज कराना चाहिए। बहुत सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं और काफ़ी हद तक अल्लाह ताला की मर्जी। आप यकीन कीजिए कि इनफर्टिलिटी वाले पेशेंट्स पे मैं कभी हैरान होती हूँ कि वो ऐसे तरीके। एक दिन मेरा एक पेशेंट आया, उसने आया कि डॉक्टर साहब हम एक बाबा के पास चले गए, वो ट्रेंड बाबा होगा, उसने कहा कि हवा में उछालो गोश्त के चीले हवा में पकड़े। आप देखिए, मतलब कहते हैं डॉक्टर पढ़े लिखे इंजीनियर ही वॉज, कहते हैं डॉक्टर साहब जब हम खड़े ये तमाशा कर रहे थे तब हमें एहसास हुआ रावी के पुल के ऊपर कि हम क्या कर रहे हैं, किससे क्या ताल्लुक है इस चीज़ का। अल्लाह पे ईमान रखना चाहिए। कई दफ़ा कोई रीज़न भी नहीं होती लेकिन अल्लाह की तरफ से डिले होता है। बिल्कुल। और कहती है डॉक्टर साहब उस दिन हमने सोचा कि हम इसको बंद करेंगे और सिर्फ मुस्तनद डॉक्टर से इलाज कराएंगे और यकीन करें उनके अब 3 बच्चे हैं। माशाल्लाह। बिल्कुल सही, आपके ईमान की भी बात होती है। लेकिन फिर डॉक्टर साहब आप भी इसको एक्सपीरियंस करती होंगी और अभी अपने पॉपुलेशन की भी बात की, तो हमें बड़ा शौक है, मतलब हमारी सोसाइटी में अभी शादी होती है और उसके फ़ौरन बाद जो है वो कपल के ऊपर प्रेशर सोसाइटी का डलना शुरू हो जाता है कि अच्छा हाँ जी
अब खुशखबरी कब सुना रहे हैं, वो यहाँ से बात शुरू होती है। सो ये आप इसमें मेडिकली क्या सजेस्ट करेंगे कि कितना वेट जो है वो ज़रूर करना चाहिए, कि उसके बाद आपको अलार्मिंग सिचुएशन होनी चाहिए या डॉक्टर के पास जाना चाहिए? अब कपल तो 1 महीने बाद ही, शायद 2 महीने बाद ही डॉक्टर के पास पहुंचा होता है। बिल्कुल, ये तो पैगाम मैं आपके प्रोग्राम की तवज्जो से ज़रूर देना चाहती हूँ। मतलब हार्डली 3 महीने नहीं गुजरते प्रेगनेंसी को। मैं लड़कियों मैं कहती हूँ एंजॉय करो आपस में ज़िंदगी, बच्चे माशाल्लाह हो जाएंगे और उसके बाद तो ज़ाहिर ज़िंदगी एक बिल्कुल और डगर पे चलनी शुरू हो जाती है। लेकिन 3 महीने नहीं गुजरते और प्रेशर शुरू हो जाता है। और हमारे यहाँ सोशल जॉइंट फैमिली, सोशल लाइफ का फ़ायदे भी हैं और ये एक बहुत बड़ा नुकसान भी है कि हर एक की लाइफ में हम मिंगल बहुत करते हैं। हम अननोइंगली अपनी तरफ से केयर के तौर पे पूछते हैं, लेकिन जिसका बच्चा नहीं हो रहा उसके लिए तो एक वो लग जाता है ना कि हाँ ये पता नहीं क्यों नहीं हो रहा। हाँ, मतलब घर वाले इर्द गिर्द सबको हाँ जी क्या खुशखबरी, हालांकि आपकी अपनी लाइफ बड़ी इंपॉर्टेंट है और दूसरे को इस तरह से कहना। लेकिन 1 ईयर का वेट बेसिकली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू वेट फॉर 1 ईयर। सही, 1 साल से पहले नो इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, यानी कि 1 साल तक मैं उन खानदानों को भी कहना चाहूंगी कि प्लीज उस बेचारे नए नवेले दुल्हा दुल्हन को जो है वो अकेला छोड़ दें और उनसे बार बार। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। और फिर जब प्रेगनेंसी होती है सो उसमें कॉमन इश्यूज आजकल क्या चल रहे हैं? प्रेगनेंसी के कॉमन इश्यूज हमेशा से वही है, नोजिया, वॉमिटिंग, जो शुरू में हर लड़की को तकरीबन होती है। उसमें हम काफ़ी पेशेंट को समझाते हैं कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से चीज़ ठीक हो जाती है, लेकिन कुछ लोग इतने स्ट्रेस हो जाते हैं बेचारे, इतना वॉमिट करते हैं, फिर उनको एडमिशन है, दवाइयाँ हैं, ड्रिप्स हैं, सेफ मेडिसिन अवेलेबल हैं। ये नहीं आपने करना कि बेहाल हो के मतलब अपने आप को डिहाइड्रेट करके किडनी फंक्शन भी रॉक आउट हो जाए और आप किसी भी जगह ना पहुंचो। तो बेसिकली आप देयर आर मेडिकेशंस अवेलेबल जिनके साथ आप ये सब कुछ ठीक कर सकते हैं। और दूसरा जो सबसे कॉमन चीज़ उसके बाद होती है ब्लड प्रेशर का रिकॉर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रेगुलर एंटीनेटल, बच्चे का वेट गेन, बहुत दुनिया में देखा गया है कि लो बर्थ वेट बच्चों के मसाइल जिंदगी भर रहते हैं। सही। तो बच्चे का एडिक्वेट गेन साथ साथ करते रहना चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, लेकिन अभी शहरों में तो बहुत हद अवेयरनेस है, पढ़े लिखे लोग हैं, वो समझते हैं, लेकिन बहुत सी जगहों पर ऐसी प्रॉब्लम्स भी हैं कि सासें माएँ कह रही होती हैं कि हमने भी तो अपने वक्तों में बच्चे पैदा किए थे, डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी नहीं है। सो क्या मतलब व्हेन यू फाइंड आउट दैट यू आर प्रेग्नेंट सो यू आर सपोज टू गो टू डॉक्टर्स, मतलब मेडिकली चेकअप कराना बहुत ज़रूरी है? इट इज़ अ वेरी एसेंशियल पार्ट। देखिए पहले ये होता था कि बहुत सारी चीज़ें नहीं थी, जैसे कि अल्ट्रासाउंड अवेलेबल नहीं था। कई बच्चे, अभी भी हमारे पास ऐसे लोग आते हैं और मैं बहुत सरप्राइज होती हूँ कि अब नॉर्मल बच्चे हैं, बच्चे का सर नहीं है, कोई और प्रॉब्लम है और वो बिल्कुल आखिरी दिन आपके पास आ रहे हैं। मतलब पूरे दिनों की प्रेगनेंसी करके फिर इतनी तकलीफ उठा के आप एक बच्चा पैदा करें जिसके अंदर कोई चांस ही नहीं है कि वो उसके बाद सर्वाइव कर जाए। तो अल्ट्रासाउंड की इन्वेंशन से जो कि 5th मंथ पे हो जाता है, आपको एग्जैक्टली सारे अज़ाब पता चल जाते हैं। कई बच्चों को दिल की तकलीफ होती है, उनके वॉल्व बंद होते हैं, वो इमीडिएट ऑपरेट हो जाते हैं डिलीवरी के बाद। सो दो मेनी थिंग्स कैन बी डायग्नोज्ड। इसलिए ये कहना कि डॉक्टर के पास नहीं जाना। दूसरा, अभी भी वो लोग मौजूद हैं, ये जो आप बात कर रहे हो गांव के सेटअप में, जो कि घर बैठे रहते हैं और वही अम्मियाँ माएँ कि जी असी तो आप 10 बच्चे पैदा किए हैं तो अनु लोड किए जान दी। तो बेसिकली उनकी बेचारी जो मॉर्निंग सिकनेस होती है वो उसको भी कह रहे होते हैं कि ये तो एक आम सी बात है इसमें, मतलब बेचारी बच्ची का क्या हाल हो रहा होता है वो कोई नहीं। और मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं आपके प्रोग्राम से ये जरूर कहना चाहती हूँ कि बेटी और बहू को एक जैसा समझें प्लीज। मतलब बेटी उल्टियाँ कर रही हो तो सबको तरस आ रहा होता है कि हाय मेरी बेटी हो गई, और बहू कर रही होती है जो ड्रामे कर रही है। तो यू सी इट इज़ ये सोशल सेटअप ना चेंज करना चाहिए। बहू आपके घर की बेटी है अब तो, बिल्कुल सही। और वो आप उससे प्यार करेंगे वो तो सारी उम्र आपकी इज्जत करेगी, आपके साथ चलेगी, उसी ने रहना है। लेकिन ऐसा एंटेगनिज्म है हमारे यहाँ माशरे में अभी भी कि बहू की हर चीज़ पे एतराज़ है और बेटी वही चीज कर रही हो तो जी बड़ा दुख है। मतलब मुझे ये तजाद देख के बहुत अफसोस होता है। आपका प्रोफेशन भी ऐसा है और आपकी फील्ड भी ऐसी है कि आपको बहुत ज़्यादा फैमिली के साथ इंटरेक्शन भी करना पड़ता है, पेशेंट की फैमिली के साथ, फिर उनकी काउंसलिंग भी करनी पड़ती है। सो ओवर द ईयर्स क्या क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? लोगों की साइकी के बारे में थोड़ा सा बताइएगा, मेंटालिटी लोगों की कैसी है? मैं अगर इसको देखूँ ना तो पॉजिटिव चेंज ये है कि अब हस्बैंड बहुत इन्वॉल्व हैं। मतलब मैं अगर अपने क्लिनिक को देखूं आज से 10 साल पहले तो उसमें मदर इन लॉ और बहू आया करती थी जनरली, या मदर और बेटी आया करती थी। अब ऑलमोस्ट इनवेरिएबली हस्बैंड ज़रूर साथ आते हैं और वो इंटरेस्ट लेते हैं कि जी हमारी बीवी में क्या प्रॉब्लम है, इसको कैसे सॉल्व करना है, इसका क्या करना है। तो बेसिकली ओवर द ईयर एक ये बहुत बड़ा पॉजिटिव चेंज है। दूसरा मेरा ज़ाती ख्याल है कि अवेयरनेस बढ़ने से, लोगों के इंटरेक्शंस बढ़ने से मदर इन लॉ भी, मैंने तो अब तो मैं काफ़ी हद तक देखती हूँ कि वो एक्सेप्ट करते हैं कि अब ये नॉर्म्स हैं, बच्चों को साथ जाना है और ये प्रॉब्लम्स हैं जिनको करना है, जो कि पहले बहुत ज़्यादा
थिंकिंग ऐसी होती थी कि बस जो हो गया। मेरे ख्याल से डॉक्टर्स का भी किरदार होता है कि बार बार जब आप एक चीज़ बता रहे हैं और ऑथेंटिक वे में बता रहे हैं तो वो समहाउ और दी अदर मदर इन लॉज या जितने भी इन लॉज हैं उन पर कहीं ना कहीं काउंसलिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अनटिल अनलेस आप पेशेंट को बताएंगे नहीं कि उसके साथ क्या क्या हो सकता है, उसे क्या हो रहा है, तो कैसे आगे चलेंगे। बिल्कुल सही। अच्छा, बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस भी आ जाती हैं प्रेगनेंसी के दौरान, उसमें मतलब कुछ लोगों को इतनी मॉर्निंग सिकनेस होती है कि वो एंड तक जो है वो कंटिन्यू रहती है। सो मेडिकल ट्रीटमेंट के अलावा घर की लेवल पर आप खुद किस तरह से तब्दीलियाँ लाओ, क्या चेंजेस करो जहाँ पे आपका ये पूरा जो टेन्योर है वो सुकून से गुजर जाए, कंफर्ट से? उसमें अच्छा बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जैसे लीमू सक करना, ये बिल्कुल बुरा नहीं है। पहले ज़माने में भी और अभी लोग बताते हैं कि जी लीमू ज़रूर आप चूसें, उससे थोड़ा सा आपको वाकई मॉर्निंग सिकनेस बेटर हो जाती है। मैं भी पेशेंट्स को कहती हूँ कि यू कैन। कुछ ऐसी चीज़ें, दूसरी इंपॉर्टेंट एम्फेसिस करना ये है कि पराठे या अंडे या आप सोचो कि जी मैं दूध पीऊँ और सारा कुछ ठीक हो जाए, ऐसा शुरू में अगर 3 मंथ्स नहीं भी खाएं पिएंगे इतना ज़्यादा, जस्ट बेसिक सी चीज़ें पूरी करें और जो अच्छा लगता है वो खाएं। जो अच्छा लगता है ना वो डाइजेस्ट हो जाता है। वैसे इस पे आजकल काफ़ी मेरे पेशेंट्स कहते हैं कि पिज़्ज़ा डाइजेस्ट हो जाता है और घर का खाना उल्टी हो जाता है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस चीज़ की क्रेविंग हो रही है और कहाँ पे आप जो है वो अपना कंफर्ट ढूंढ रहे हो। एंड आई थिंक इसी तरह से रहना चाहिए, जो आपका दिल कर रहा है आप उसमें अगर कंफर्ट एक मील लेके आप डाइजेस्ट कर रहे हैं और एंड तक कर रहे हैं और यू आर फीलिंग कंफर्टेबल अबाउट इट, तो आई थिंक लेट इट गो। वो उसको, आप तो बड़ी अच्छी डॉक्टर हैं, मतलब आप तो कभी मना नहीं करेंगे कि पिज्ज़ा नहीं खाना चाहिए या ये चीज़ें नहीं खानी चाहिए। जी नाज़रीन, हम मज़ीद बातें भी करेंगे लेकिन उससे पहले एक छोटी सी ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे। हम बात कर रहे थे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एहतियातें क्या क्या करनी चाहिए, और इसके अलावा भी डॉक्टर साहब हमेशा जब भी आप चेकअप कराते हैं एक कंप्लेन जो फैमिलीज़ की तरफ से आती है कि थ्रू आउट 9 मंथ्स आपने चेकअप कराया, हर चीज़ बिल्कुल ठीक थी, बट इन दी एंड आपको सी सेक्शन करना पड़ गया, नॉर्मल डिलीवरी नहीं हुई, और फिर ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि शायद हॉस्पिटल वाले जानबूझकर करते हैं, उनका पैसे बढ़ जाते हैं, ऑब्वियसली खर्चा ज़्यादा हो जाता है। इसकी आप क्या रीज़न देख रही हैं? और वैसे भी अगर हम रेशो भी कंपेयर करें तो सी सेक्शन के केसेस बहुत ज़्यादा सामने आ रहे हैं, इसकी क्या वजह? अच्छा, ये इतना कॉमन क्वेश्चन है ना, जो सबसे पहले आते ही पेशेंट क्लिनिक में एंटर होता है, अभी 2nd-3rd मंथ है और फिर पूछता है डॉक्टर साहब ऑपरेशन तो नहीं हो जाएगा? मैं कहती हूँ मैं इतनी पहले मैं कैसे बता सकती हूँ कि ऑपरेशन होगा। इसकी बहुत सारी वजूहत हैं सिमल। बेसिकली इट्स नॉट कि ऑपरेशन, आई डोंट थिंक सो कि इंटेंट लोगों की ऐसी होती है कि वो ऑपरेट करना चाहें डॉक्टर्स की। इसमें बहुत सारी रीज़न्स है। पहले ये कि कई सारी चीज़ें पहले नोन नहीं थी, मतलब जैसे शुगर, ब्लड प्रेशर, ये जो सारी बीमारियां प्रेगनेंसी में कॉमन है। आपका बच्चे की ग्रोथ कैसी है, उसकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, ये सब नोन नहीं थी। अब बहुत हद तक ये नोन है। पहले आप देखो कि कई बच्चे, चूँकि 7, 8, 10 बच्चे लोगों ने पैदा करने थे, तो वो बीच में 1-2 फंस गए जी, नहीं डिलीवर हुए, दर्दों के दौरान फौत हो गए, ऐसी कहानी थी ना। अब आप ये सोच सकते हो किसी को क्या एक्सप्लेनेशन देंगे जी दर्दों के दौरान अल्लाह माफ़ करे बच्चे को ये हो गया। मतलब इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप देखिए कि विद एडवांसमेंट और विद लोगों की अवेयरनेस, लोग भी अवेयर हैं कि अब ऐसी कोई चीज़ वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, तो सिजेरियन वाज एन ऑप्शन जो कि डेवलप ही इसलिए की गई है कि बच्चे की सेफ्टी हो। अब बच्चा अगर सीधा है 80% आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि वो नॉर्मली डिलीवर होगा, लेकिन एंड पे क्या होगा, उसका हेड ऐसे की जगह ऐसे है, टेढ़ा हो जाए, अड़ जाए, कोई हार्ट बीट उसकी ड्रॉप हो जाए, बाज़ बच्चे को लेबर के दौरान। ये वो डिसीजन है जो लास्ट मोमेंट पर आपको, मतलब आप डॉक्टर्स को, क्योंकि देखिए ना, अगर बच्चे की हार्ट बीट ड्रॉप होनी शुरू हो गई, खुदा न करे जैसे आपने सुना होगा बच्चे ने मोशन कर दिया पेट के अंदर, या उसकी हार्ट बीट ड्रॉप होगी, तो बच्चे को खुदा न खास्ता आपने कॉम्प्रोमाइज तो बिल्कुल नहीं करना। दैट इज वन इंडिकेशन जो कि लेबर में ही पता चलेगा कि उसकी हार्ट बीट ड्रॉप हो रही है कि नहीं। उससे पहले कैसे दर्दें आएंगी, उसका हार्ट स्ट्रॉन्ग होगा, बर्दाश्त कर लेगा, दर्दें आएंगी, नहीं कर पाएगा, दैट कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड। बिल्कुल सही। तो फिर वो आपको ऑपरेशन की साइड पर जाना पड़ता है। सही। अच्छा, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एक्सरसाइज कितनी मैटर करती है? इट इज़ अ वेरी मस्ट। बिल्कुल बेड रेस्ट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है किसी दुनिया की प्रेगनेंसी में। साइकिलिंग, स्विमिंग, ट्रेडमिल, जॉगिंग, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि आपको पता लगता है तो आप बस बेड पे या चेयर पे जम के बैठ जाते हो कि अब तो मैं स्टेयर्स भी नहीं चल सकती, अब तो मैं काम भी नहीं कर सकती, अब मैं ये भी नहीं कर सकती। सो ये किस हद तक बहाना है ख़वातीन का, ये आपसे? इट्स एक्चुअली नोवेयर। ये वाकई यकीन कीजिए, कुछ कंडीशंस हैं, खुदा न कोई ब्लीडिंग शुरू हो जाए, जैसे ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है लोगों का, ये 2-3 कंडीशंस ऐसी हैं कि जिनमें हम ज़रूर बेड रेस्ट एडवाइस करते हैं कुछ जगहों पे, लेकिन अदरवाइज बेड रेस्ट की कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। एडिक्वेट रेस्ट ज़रूर लें, 8-10 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी है। आप देखिए शुरू में कई लोगों को
उल्टी से, चक्कर से, ब्लड प्रेशर लो होने से निढालपन होता है, नींद बहुत आती है। पहले 3 महीनों की लड़कियों की बहुत ये कंप्लेंट होती है, बल्कि मदर इन लॉ मदर्स भी हैरान होती है कि इतनी नींद क्यों आती है। दैट इज़ फिजियोलॉजिकल, उसमें सोएं, नींद आ रही है तो सोने में कतन कोई हर्ज नहीं है। 8 आवर्स 9 आवर्स की एडिक्वेट स्लीप बच्चे की ग्रोथ के लिए भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये कि उसके अलावा सारा दिन बिस्तर पे लेटे रहें, दैट इज़ वो अलाउड नहीं है। मतलब आप एक्सरसाइज करते रहें, वॉक करें। वॉक तो बहुत हेल्दी एक्सरसाइज है, सबसे अच्छी एक्सरसाइज वॉक है। अगर आप देखिए अपनी मर्जी से आप चलते हैं, ग्रेविटी से बच्चे का हेड भी नीचे की तरफ आता है, आपकी बोन्स भी स्ट्रांग होती हैं, आपके मसल स्ट्रांग होते हैं, यू फील एक्टिव, और फिर डिलीवरी में भी हेल्प आउट करते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और अक्सर लोगों को प्रेगनेंसी के दौरान शुगर हो जाती है जी। ये क्या एक मतलब इसके बारे में आप क्या बताएंगी, और क्या वो बच्चे में कन्वर्ट होती है या प्रेगनेंसी के बाद वो ठीक हो जाती है? जनरली प्रेगनेंसी में शुगर होना बहुत कॉमन है, और स्पेशली अगर आपके पेरेंट्स में से कोई डायबिटिक है, फिर देयर इज़ अ चांस आपके कोई बच्चे हेल्दी हो रहे हैं, तब देयर इज़ अ चांस। उसमें हम मॉनिटर करते रहते हैं शुगर, शुरू में भी करवाते हैं, दरमियान में, और फैमिली हिस्ट्री हो तो बाकायदा GTT का टेस्ट होता है, जिससे यू कैन नो कि बच्चे को व्हाट इज़ रॉन्ग। और उसके साथ ये है कि आप जब डेंजरस है वो बच्चे के लिए, क्योंकि बच्चे को इफेक्ट करती है, बच्चा कैन बी वेरी हेल्दी, और उसके बाद नॉर्मल लेबर होने में भी प्रॉब्लम होती है, और खुदा न खास्ता बच्चे की पेट में डेथ भी हो सकती है अगर आपकी शुगर का लेवल बहुत अप एंड डाउन हो जाए। तो उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारे डायबिटोलॉजिस्ट हैं, हमारे पास बहुत सारे जो अच्छे मुस्तनद जिनको हम इन्वॉल्व करते हैं अपने साथ, और वो पेशेंट को गाइड भी करते हैं और बताते भी रहते हैं। और शुगर एक इट्स अ मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, हम मिलके जब काम करें तो उसका बहुत अच्छा रिजल्ट निकला। बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर तैयबा, बहुत सी ऐसी डिजीज़ हैं जो जेनेटिकली रन करती हैं, जैसे अभी हमने शुगर की बात की, इस तरह और भी बहुत से डिजीज़ हैं। फॉर इंस्टेंट अगर मैं कज़न मैरिजेस की बात करूं तो उसमें ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आता है। तो अगर पहले प्रिडिक्ट हो सकता है कि बच्चे में क्या प्रॉब्लम होगी या क्या सोल्यूशन हो सकता है इस चीज़ का? मसलन थैलेसीमिया बहुत बढ़ता जा रहा है और वो कज़न मैरिजेस की वजह से बढ़ता जा रहा है, तो गायनेकोलॉजिस्ट जो है, क्या अल्ट्रासाउंड के ज़रिए या कोई ऐसे टेस्ट अवेलेबल हैं जिनसे आप उसको प्रिडिक्ट कर सको या उसका कुछ इलाज कर सको? थैलेसीमिया के अलावा भी और भी बहुत से डिजीज़ हैं। नहीं, थैलेसीमिया तो बहुत इंपॉर्टेंट एक ऐसी डिजीज़ है जो कि डिटेक्ट हो जाती है। थैलेसीमिया माइनर कई पेरेंट्स में होता है और फैमिलीज़ में होता है, उनके लिए तो बड़ा अच्छा, बल्कि CM का बड़ा अच्छा एक प्रोग्राम है जिसके अंदर आप जा भी सकते हैं और उसको आप अपना टेस्ट भी करवा सकते हैं। और वो जो बल्कि जो बच्चे जो प्रेगनेंसी होती है उसमें वो टेस्ट बेबी का एक छोटा सा सेल लेके टेस्ट कर लेते हैं कि इस बच्चे को थैलेसीमिया तो नहीं है मेजर, और वो बल्कि फ्री ऑफ कॉस्ट पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल्स में, लाहौर में भी, मुल्तान में भी, आई थिंक दोनों इन जगहों पे बड़ी इजीली अवेलेबल है। बल्कि मैं लोगों को गाइड भी करूँगी कि अगर उनको बच्चे फैमिली में माइनर है और शादी हो गई है, हस्बैंड को भी माइनर थैलेसीमिया है, तो वो दोनों तो माशाल्लाह नॉर्मल होंगी, लेकिन उनके बच्चे 1 in 4 चाइल्ड को चांस हो सकता है कि वो थैलेसीमिया मेजर हो। तो जो CM के प्रोग्राम है जिसमें ये सारी अवेलेबल हैं चीज़ें, उसमें आप जाएं, वहाँ जाके अपना टेस्ट कराएं। टेस्ट आपको आसानी से बता देगा कि आपका थैलेसीमिया मेजर है बच्चा, तो कॉस्ट बर्डन बच जाएगा। वो बच्चा आप वक्त पे उसको डिलीवर इमीडिएटली अबॉर्ट करवा सकते हैं ताकि आपका ये मसला हल हो जाए। बिल्कुल सही। तो इस तरह की और भी डिजीज़ हैं जिनके बारे में प्रिकॉशंस जी बिल्कुल, कुछ ऐसी जब से अल्ट्रासाउंड आया है बहुत सारे पेट में से पानी लेके टेस्ट कर लेते हैं। कुछ फैमिलीज़ में जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं जिनमें बच्चे पैदा होके फौत हो जाते हैं, या बच्चे डिलीवर होते हैं तो बिल्कुल टांगों से माजूर होते हैं, या ऐसी चीज़ें, तो वो सारे जेनेटिक टेस्ट अवेलेबल हैं, अब वी कैन डू इट। मतलब वो उस तरह से हो सकते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, प्रेगनेंसी के बाद उसमें क्या क्या एहतियातें होनी चाहिए? खाने पीने में वो देसी घी खिलाए जा रहे होते हैं और बड़ी स्ट्रॉन्ग चीज़ें खिलाई जा रही होती हैं, तो वो हेल्दी होता है मदर के लिए? मदर के लिए देसी घी खाना, असल में ये इसका मकसद सिर्फ ये होता है कि आप यू फील एग्जॉस्टेड डिलीवरिंग अ बेबी, और उसके बाद रातों को उठना, उसे पालना इज़ अ डिफिकल्ट थिंग। तो इट कैन हैपन कि आपको ये जो बेसिकली मक्खन, घी, ये इंस्टेंट एनर्जी सोर्सेज है ना, लेकिन ये बहुत बड़ा रीज़न ऑफ वेट गेन भी है। हमारे यहाँ पानी पिलाते नहीं है कि पानी से वेट गेन हो जाएगा, फैट बन जाएगी। पुराने ज़माने का मिथ है ना, वो समहाउ पता नहीं कहाँ से चलता चला जा रहा है। बहुत समझाते हैं कि यार फैट से, पेरेंट्स को भी, कि फैट से वेट गेन होना है कि पानी से। पानी तो यूं 10 ग्लास पियो, यूरिन बन के निकल जाता है। बिल्कुल सही। बड़ी मुश्किलों से लोगों को ये बात समझ आती है। पानी पी पी के मैं मोटी हो गई, मतलब ये ऐसा होता नहीं है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद फैमिली प्लानिंग के लिए मेडिकली मतलब सजेशंस हैं, क्योंकि बहुत से लोग फिर जैसे आपने कहा कि सेल्फ मेडिकेशन शुरू कर देते हैं, या गली मोहल्ले की जो दवाइयाँ होती हैं या क्वैक्स होते हैं उनके पास चले जाते हैं। सो क्या प्रॉपर प्लानिंग के लिए कितना ड्यूरेशन होना चाहिए बच्चों में, और आप एज अ डॉक्टर क्या सजेस्ट करती हैं? यार मैं तो
इतनी बड़ी प्रो होना कि फैमिली प्लानिंग ज़रूर करनी चाहिए। देखिए हमारे मुल्क की आबादी जो है ना हमारा सबसे बड़ा मसला बन चुकी है अब तक, और लोग समझते हैं कि यार हम बच्चे पैदा कर रहे हैं ये अल्लाह की मर्ज़ी है। हर चीज़ जो अक्ल दी है ना वो भी अल्लाह की मर्ज़ी है। बेसिकली अल्लाह ताला ने आपको अक्ल दी है। कई चीज़ें वो कहते हैं जी किसी से नहीं थी उस ज़माने में फैमिली प्लानिंग, तो मैं अक्सर कहती हूँ कि उस ज़माने में तो बहुत कुछ नहीं था, मोबाइल नहीं था, गाड़ी नहीं थी, अब आप वो भी इस्तेमाल ना करेंगे जी वो तो अल्लाह की मर्ज़ी नहीं है हम नहीं इस्तेमाल करते। ऐसा नहीं है ना, अपनी मर्ज़ी से हम चीज़ें मॉडिफाई करते हैं। बिल्कुल सही। बेसिकली 3 साल की स्पेसिंग बच्चों में होनी चाहिए। जो हेल्दी बच्चे, माँ के लिए बहुत हेल्दी है, उसके सारे अज़ा वापस, वो खुश, उसकी सारी स्ट्रेंथ वापस, उसकी, और ये सब साइंटिफिकली प्रूवन है, ये नहीं कि मैं वो उससे कह रही हूँ, साइंटिफिकली प्रूवन है। और 2.5 साल के बाद आप बेसिकली प्रेगनेंसी स्टार्ट करें, 2 बच्चों में 3.5 साल का वक्फा हो, आप जितने पैदा करना चाहते हैं आप कर लें। बिल्कुल सही। लेकिन आप इसको देखिए कि सिर्फ स्पेस गैप जो है, गैप बहुत जरूरी है। और देखिए ताकि वो पहले वाले बच्चे को भी आप प्रॉपर टाइम दे सकें उसको। मैं आपको एक बात बताऊं, इस पे इतनी इंटरनेशनल रिसर्च हो चुकी है कि जो बच्चा पहले 3 साल माँ के साथ अटैच होता है उस बच्चे का IQ, उसकी साइकोलॉजिकल मेकअप बिल्कुल डिफरेंट होता है उन बच्चों से जो कि अगले ही साल माँ की गोद लूज कर जाते हैं। ये चीज़ बहुत मैटर करती है, और आपने साइंटिफिकली जब वो प्रूव हो जाए तो फिर शायद हम उन बातों को ज़्यादा मानना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, एक मैसेज मैं आपसे ज़रूर लेना चाहूँगी, आप इन दी एंड क्या मैसेज देना चाहेंगे उन ख़वातीन के लिए, उन फैमिलीज़ के लिए, या एज अ डॉक्टर जो भी आप हर रोज़ एक्सपीरियंस कर रही होती हैं उसकी बेस पर कोई एक मैसेज जो आप हमारी लाहौरियों को देना चाहें? मैं बहुत जो इम्पोर्टेंट मैसेज है एक तो यही कि जो आपने लास्ट में बात की कि प्रेगनेंसी को और बच्चे को एंजॉय करें। मतलब ये अल्लाह की तरफ से एक बहुत बड़ी नेमत है, जो मतलब माँ बनना एक, मैं सोचती हूँ ज़िंदगी की सबसे बड़ी नेमत है जो अल्लाह ताला किसी औरत को अता कर सकता है। तो इसको एंजॉय करें और इसको बर्डन ना बनाएं कि एक बच्चा भी 4 महीने का दूध पी रहा है तो उसको छोड़ के एक और बच्चा प्रेगनेंसी के साथ आप पैदा कर मतलब रख लें। नेचुरली आप उस बच्चे को अब उल्टियाँ कर रही हैं तो वो बच्चा बाजार ही पड़ा होगा, उसको कभी टाइम नहीं दे सकते। तो ये जो एक रेस सी होती है ना लड़कियों में, कहती है अभी जी 1 साल, अभी तो बच्चा 6 महीने का, अगला बच्चा कब होगा। मैं कहती हूँ यार आपने कौन सी गाड़ी चढ़ जाना है, वो 3 बच्चे 2 बच्चे पहले फटाफट पैदा करके उसमें गैप दें। और बेटियों को जो है ना मुसीबत मत समझें। मतलब बेटी पैदा होने के बाद 7 बेटियां 4 बेटियां, जब तक एक बेटा पैदा नहीं हो जाएगा वो लाइन लगाए रखते हैं। आई डोंट नो ये कब चेंज होगा माशरा। मतलब बाहर की दुनिया देखें, उन्हें हार्डली मैटर करता है कि बेटा हो रहा है या बेटी हो रही है। और बेटी अच्छी हुनरमंद पढ़ी लिखी अच्छी बच्ची होगी तो उसी तरह से आपका लिए प्यार करेगी और उसी तरह से आपका ख्याल करेगी जो कि आप, बेटियां आई थिंक ज्यादा ख्याल करती हैं इसमें देयर इज नो डाउट। आप कभी देख लो, मतलब रो कौन रहा होता है, मतलब अब में से कोई पेरेंट्स फौत हो जाए तो मतलब सब आपकी बेटी रो रही होती है कि यार देखो मेरे पेरेंट्स चले गए। तो इसके लिए और गरीब लोगों के लिए भी ये पैगाम है। मतलब वो 10-10 7-8 बेटियां पैदा कर लेते हैं जी कि बेटा हो जाएगा, तो आप देखिए कि उतना ही बर्डन आपकी फैमिली पे ऐड हो गया कि नहीं। अल्लाह की रजा में राजी होना चाहिए। 3 से 4 जितने आपने बच्चे पैदा करने हैं स्पेस के साथ पैदा करें और उन बच्चों पे खुश हों। बेटियों को मतलब आप पढ़ाएं लिखाएं, अल्हम्दुलिल्लाह अब काफ़ी माशरे में चेंज आ गया है, लेकिन स्टिल देयर इज़ मच मोर नीडेड। बिल्कुल सही, अभी भी बहुत ज़रूरत है इस चीज़ को समझने की कि बेटियाँ खुदा ताला की रहमत है और उनको रहमत के तौर पर ही लेना चाहिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर तैयबा, आप हमारे साथ मौजूद थी और आई एम श्योर बहुत सी इन्फॉर्मेशन हमने उन लोगों तक पहुंचाई जिनको इन चीज़ों के बारे में पता नहीं है या उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। इसी के साथ नाज़रीन हम यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे तो मेरा शहर लाहौर शामिल करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, और अब हम अपना सेगमेंट शामिल करेंगे मेरा शहर लाहौर। जी, मेरा शहर लाहौर में इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है रज़ा खलील साहब। अस्सलाम वालेकुम रज़ा भाई, क्या हाल चाल है आपके? रज़ा भाई, आज का हमारा टॉपिक माइलस्टोन, जिस पे हमने पिछली दफ़ा भी थोड़ी सी बात की थी, वो जो माइलस्टोन मिला था दिल्ली तक, कितने मील था वो फासला? 311 मील। अब वो माइलस्टोन कहाँ पर है? अब वो माइलस्टोन एक तो ये कि उसकी कहानी गुम होने की एक बड़ी दिलचस्प है कि कोई महकमा ओन करने को तैयार ही नहीं था कि किसके एम्प्लॉयज़ ने वो माइलस्टोन उखाड़ा है। ये मूनलाइट सिनेमा के बिल्कुल सामने मैक्लोड रोड के दरमियान में था। माजी में आज से 8-10 साल पहले तो काफ़ी ऊंचा था, लेकिन साथ मट्टी और इस तरह के केल ना होने की वजह से वो माइलस्टोन कह लें कि आप 2 या 2.5 फुट
ही नज़र आता था ज़मीन से। उसके ऊपर एक तरफ अमृतसर लिखा हुआ था, उसके किलोमीटर उसके माइल्स लिखे हुए थे, और मेन जो था दिल्ली 311 और लाहौर नीचे 1 मील, यानी वहाँ से लाहौर ज़िला कचहरी जो 0 मील होता है, अमूमन ज़िला कचहरी जो होती है वहाँ की किसी भी शहर की, वहाँ से 0 मील। तो ये इस लिहाज से तारीख़ी था कि कॉलोनियल पीरियड में 1924-25 में कहीं ये लगाए गए थे, और यहाँ से दिल्ली तक लगे हुए थे, दिल्ली तक। लेकिन अब लाहौर में इत्तेफाक से सिर्फ ये एक ही बचा था जो गुम हो गया था। गुम होने की कहानी ये है कि जब ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन सिस्टम जो है वो शुरू होने लगा प्रोजेक्ट, तो उस वक्त ज़मीन उखाड़ी गई सारी मैक्लोर रोड के इन रास्तों, चूँकि ये रूट के ऊपर आता है, तो उसमें एक महकमे ने, अब ये बताया नहीं जाता कौन से महकमे ने, कि वो ट्रॉलर में उखाड़ा और ट्रॉलर में क्रेन के ज़रिए वो जो वहाँ पे रखा, और फिर वो माइलस्टोन गायब हो गया। अब 3-4 महीनों की तगोदौ के बाद मुख्तलिफ सहाफ़ियों की और ख़ास तौर पर हमारे सिटी 42 चैनल की एफर्ट्स के बाद वो माइलस्टोन हमें जो है वो नज़र आ गया क्वींस रोड पे, जो वासा का और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का जो पंपिंग स्टेशन है उस पर नज़र आया हमें वो माइलस्टोन वहाँ पड़ा हुआ, और महकमा ये कहता है कि ये माइलस्टोन जो है दोबारा वहाँ पे लगा दिया जाएगा जैसे ही ऑरेंज लाइन का मंसूबा कंप्लीट होता है। माइलस्टोन किसी भी डेस्टिनेशन को इंडिकेट करते हैं। आज भी अगर आप शहर में या किसी जीटी रोड पे जाते हैं, किसी इलाके में एक शहर से दूसरे शहर का सफ़र करते हैं, तो आपको रास्ते में जा बजा नजर आते हैं माइलस्टोन का अपना जो डिजाइन। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता कम होता जा रहा है ये रुझान, क्योंकि बोर्ड्स आ गए बड़े बड़े जो लगा दिए जाते ताकि वो विजिबल इजीली हो जाए, ये हो सके। हर अहद की एक टेक्नोलॉजी होती है और उस अहद को वो रिप्रेजेंट करती है कि क्या चीज़ अवेलेबल थी और क्या डिज़ाइन हुआ करते थे उस दौर में। तो माइलस्टोन्स की जो कम्युनिकेशन जो मवासलात का निज़ाम है उसमें बड़ी अहमियत थी। अब जैसे मुग़लों के दौर में कोस मीनार थे, या उससे पहले भी कोस मीनार, इस तरह की चीज़ें थी, इंडिकेटर्स थे कि एक कोस पे, हर कोस पे जो 2 मील से भी ज़्यादा का सफ़र बनता है उसके ऊपर वो एक मीनार बना होता था, ताकि आपको पता लगे कि आप एक और वहाँ पे सराय या इस तरह का, ये भी तो होता था, कईयों पे सराय या रेस्टिंग प्लेस भी होती थी और बिल्डिंग भी बनी होती थी, और वहाँ पे जाके आप जो भी सवारी है, घोड़ा है, ऊँट है या हाथी है, वहाँ पे आप उसको ठहरा सकते थे आराम की गरज से, और साथ साथ पानी का इंतज़ाम भी होता था, कुएँ भी होते थे और इस तरह की बाउलियाँ भी होती थी, ये होते थे। अब बाद में जब अंग्रेज़ का दौर आया और मेटल्ड रोड्स जो है वो जब सामने आई, यानी बजरी वाली सड़कें बनना शुरू हो गई, तो फिर ये माइलस्टोन का कॉन्सेप्ट सामने आया कि वो गाड़ियों के लिए एक छोटा सा स्टोन लगा दिया जाता था जिस पे नज़र आता था कि आगे अगली मंजिल या मेन सिटी जो इस शाहरा के ऊपर है वो कितने फासले पर है, कितने मीलों पर है। बिल्कुल सही। तो अभी जब हम स्टोन की फुटेज भी देख रहे थे तो उसके ऊपर उसके अंदर से कशीदा करके वो बिल्कुल इम्बोस किया होता है जैसे, या जो इनले वर्क किया हुआ था इस तरह का है। और ये काफ़ी पत्थर का पीस है और काफ़ी इस लिहाज से दिलचस्प है कि एक 1 पीस में है ये सारा माइलस्टोन, और लाहौर में सिर्फ एक ही है और एक कोस मीनार रह गया। और ऐसा क्यों? मतलब उस ज़माने में भी अब ये तो मुमकिन नहीं है कि एक ही हो, क्या ओवर द ईयर उसका ख्याल नहीं रखा गया जो बाकी बिल्कुल जी मसला पता क्या है यहाँ विरसे, एक तो ये कि हमारे बहसियत कौम और शहरी होने के नाते हम विरसे का ख्याल उस तरह से नहीं करते हैं आम तौर पर भी। टूटी है चीज़ तो टूट गई, उसकी जगह नई लगा दी। भाई डॉक्यूमेंटेशन तो ज़रूरी है कि पहला डिज़ाइन क्या था, अब डिज़ाइन कौन सा आप लगा रहे हैं, वो जो पहला है उसको आप डॉक्यूमेंट करके कहीं रख दें, कहीं स्टोर में रख दें, ताकि कोई देखना चाहे, कोई स्टडी करना चाहे उस अहद के मवासलात के निज़ाम को, तो वो समझ सके कि माइलस्टोन इस तरह के हुआ करते थे और ये मटीरियल ये हुआ करता था। अब हमारे यहाँ ये रुझान नहीं, हमारे यहाँ विरसे से मुराद पता क्या लिया जाता है सिमल, कि सिर्फ किला विरसा है, बादशाही मस्जिद विरसा है, शालामार बाग विरसा है। हालांकि विरसा आपकी हरकत और सकनात भी हैं, वैसा वो भी है जो शालामार बाग के सामने एक खंडर टाइप जी बिल्कुल वाटर रेजरवायर जो है जिसको आपने बिल्कुल बॉदर नहीं किया और वो वहां पर बिल्कुल वाटर रेजरवायर जो है वो विरसा है। उसको अगर आप क्रॉस करते हैं दूसरी तरफ देखते हैं अंगूरी बाग की दीवारें नजर आती हैं, वो विरसा है। बिल्कुल हमारी जुबान विरसा है। आज से 40 साल पहले जो जुबान थी हमारे बड़ों की वो हम नहीं प्रिजर्व कर पाए, ठीक है, वो खत्म हो गई। अब नई बातें, नई डिक्शन आ गई है, अब अंग्रेजी ज्यादा आ गई हमारी बातों के अंदर, ठीक है,
तो ये चीज़ें प्रोटेक्ट करने की होती हैं। इंटेंजिबल हेरिटेज उसी को कहते हैं कि अगर ऑरेंज लाइन बन रही है तो बज़ाहिर तो यही है कि जो 11 जगहों पे विरसा मुतासर हो रहा है और कोर्ट के अंदर वो केस चल रहा है, वो 11 जगहें नज़र आती हैं, प्रोमिनेंट हैं, लेकिन हज़ारों लोग और हज़ारों जगहें ऐसी हैं जो आपको माइलस्टोन की तरह की होंगी, जो नजर नहीं आती हैं लेकिन वो भी मुतासर हो रही हैं। बिल्कुल सही। उनमें माइलस्टोन जैसे अभी ये जो हमारा कॉस्मन आ रहा है इसका क्या हाल किया? जी बिल्कुल, वो आबादी के अंदर आ गया और अब वो पता ही नहीं इनक्रोच्ड अपॉन है, वो भी इनक्रोच्ड अपॉन है। और इस रोड के ऊपर जिसकी शायद आपको याद हो, एक स्टोरी मैंने ही की थी कि एक मोहम्मद शरीफ नामी एक बंदा था, मलिक शरीफ, कि उसने वो पाकिस्तान का रनर रहा, साइकिलिस्ट रहा और एथलीट रहा, नेशनल लेवल का ढाका में जाके विन करता रहा मेडल्स, और इंटरनेशनल लेवल पे भी उसकी पजीराई होती रही। उसका ये मुझे बड़ा अच्छा लगा बात उसकी कि ये जो यादें हैं मेरी मिकलोड रोड के साथ, वो किधर जाएंगी, उसकी कीमत कौन अदा करेगा। तो मिकलोड रोड के ऊपर कई लोगों की यादें थीं जिनको मुतासर हुई, जो जाना पड़ा जिनको, और जहाँ पे वो जाएंगे वहाँ पे अब वो आर्टिफिशियल उनकी अटैचमेंट होगी। बिल्कुल सही। हम हमेशा एक बात करते हैं कि तरक्की बहुत जरूरी है, लेकिन तरक्की से आप अपने माजी को मत भूलें। जी बिल्कुल। आपका वो जो एक विरसा अब आप रवायात की बात करते हैं ना, रवायात की आप देखें कि इंग्लैंड जदीद मुल्क है, लंदन बिल्कुल 21वीं सदी का मुल्क है, लेकिन क्या है, रवायात हैं वहाँ की, और वो अपनी रवायात अपने लेके कैसे चलते हैं वो। फिर आप तरक्की करेंगे तो तरक्की का मजा ही कुछ और होता है। बहुत शुक्रिया रज़ा साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। इसी के साथ नाज़रीन आपसे भी इजाजत चाहेंगे, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल सेम टाइम पर फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।